हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक और नया हिस्टोरिकल वन शॉट एफएफ लाई हूँ, जिसका नाम है नेवर बी अपार्ट। इसमें जो टॉप हमारा लानवांग जी है और बॉटम विवुशियन। तो अब मैं सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है यिलिंग के घने जंगलों को दिखाकर। रात के अंधेरे में यह जंगल और भी ज्यादा अंधकार में और डरावना लग रहा है। जंगल में इतना अंधकार है कि चांद भी उसमें रोशनी कर पाने में असमर्थ है। वहीं जंगल के बीचों बीच एक लड़का, जिसने की पौनी की हुई है और इसके सर पे इस पौनी में एक रेड रिबन है। उसी के साथ उसने ब्लैक और रेड कलर के रोब्स पहने हुए हैं। वह बहुत जोर जोर से रो रहा है और रोते हुए कह रहा है, रंजा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया मुझे धोखा? तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ चलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बस इतना ही था तुम्हारा प्यार मेरे लिए? ऐसा कहकर वह दोबारा से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लान क्लान के हीलर रूम को दिखाया जाता है। वहां पे एक बेड में किसी को पेट के बल लेटाया गया है और उसके पीठ पे ढेर सारे जख्मों के निशान हैं। वह निशान इतने गहरे हैं कि लगता है मानो उसने लान क्लान का कोई बहुत बड़ा रूल तोड़ा है, जिसके कारण उसे यह सजा मिली है। उसके होंठ भी अब सूखने लगे हैं और शरीर भी हल्का हल्का खून की कमी के कारण पीला पड़ने लग गया है। उसको देख के ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वहीं उसी के सामने एक और लड़का है जो कि उसी की तरह लग रहा है। वह शख्स घुटनों के सहारे नीचे जमीन पर बैठा हुआ है और उसने उसी शख्स के हाथ पकड़े हैं जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह कई दिनों से सोया नहीं है और काफी घंटों से रो रहा है, जिसके कारण उसकी आंखों में पूरी तरह स्वेलिंग आ गई है और आंखें भी लाल हो गई हैं। तभी वो कहता है, आजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। मुझे नहीं पता था कि ये सब हमारे शिफू की एक चाल होगी, मुझे इस क्लान से दूर भेजने की, ताकि फिर वो एल्डर्स के साथ मिलकर तुम्हें फोर्स कर सके वो चीज़ कराने के लिए जिस चीज़ को तुम नहीं करना चाहते थे। और मुझे नहीं लगता कि मैं अब शिफू को उस तरीके से कभी रिस्पेक्ट दे पाऊँगा जो कि मैं कभी दिया करता था। वह अब मेरी नज़रों में एक शिफू से ज़्यादा अब बस एक क्लान लीडर बन के रह गए हैं। प्लीज़ वांग जी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने शिफू से बहुत पूछने की कोशिश की कि उन्होंने तुम्हें ये सज़ा क्यों दी है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी ऐसी क्या गलती थी कि जिसकी सज़ा उन्होंने तुम्हें 300 लैशेस मार के दी है। शायद मैं इस चीज़ के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वह दोबारा से रोने लग जाता है। इतने में लैन किरैन की एंट्री होती है। वह शिचेन को ऐसा देखकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर कहते हैं, शिचेन, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कितने बार कहा है मैंने कि वांग जी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो मेरी आजकल। अभी उठो और जाओ बाहर क्लान के कामों में लग जाओ। यह सुनते ही शिचैन एकदम से खड़े उठते हैं और वह लान किरैन की तरफ देखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा, ये जो लेटा हुआ है वो लानवांग जी है और लैन शिचैन वही था जो अभी खड़ा हुआ है। फिर अब आगे लैन शिचैन लैन किरैन से कहते हैं, शिफू, आपको क्या लगता है कि लानवांग जी अब ठीक हो जाएगा? देखो देखो उसकी तरफ एक बार, उसका चेहरा कितना मुरझा गया है। हमारा वांग जी पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? ये सिर्फ 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 और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। इसके जिम्मेदार केवल आप हो। आपने ही उसे ऐसा किया है। शिफू, मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि मेरे वांग जी को कुछ भी हुआ
तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। ऐसा कह के वह कमरे से बाहर निकल जाता है और लान किरण वहाँ अकेले रह जाते हैं। फिर वह वांग जी की तरफ देखते हैं और मन में सोचते हैं, मैंने जो भी किया है वांग जी की भलाई के लिए किया है। मैं नहीं चाहता कि हमारा वांग जी किसी ऐसे शख्स से शादी करे जिसके ये क्लान का कुछ पता ना हो। इतना कहकर वह भी बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आज से पहले मीन्स 3 मंथ पहले क्या हुआ था। तो हम देखते हैं इसमें जो विंग है वो अपने पेरेंट्स यानी कि वी चांग से और कांग से सरन के साथ यिलिंग में रहते हैं। इस जो फैन फिक्शन में ये लोग किसी भी क्लैन से संबंध नहीं रखते, वो फ्रीली घूमते हैं। लेकिन जो वी चांग से और कांग से सरन है ये बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर है, प्लस इन्हें ब्लैक मैजिक भी आता है। इसी के कारण इन्होंने जो विंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो भी है कल्टीवेशन सिखाया है और उसके पास भी बहुत सारी ब्लैक मैजिक है। लेकिन ये अपनी ब्लैक मैजिक से कभी भी किसी को हार्म नहीं करते। विंग अभी लगभग 19 साल का है। इन तीनों की लाइफ यानी कि कांग से सरन, वी कांग से और विंग तीनों बहुत खुश है अपनी लाइफ में। विंग के कुछ एक फ्रेंड्स है यिलिंग में, परंतु ज़्यादातर वो अपने घर में ही रहना पसंद करता है। तभी एक दिन विंग अपने फ्रेंड के साथ जंगल गया हुआ था और जब वह कुछ ही घंटों बाद वापस जंगल से लौटता है तो वह देखता है कि घर पे कोई नहीं है। तो वो सोचता है शायद पेरेंट्स कहीं नाइट हंट पे या फिर कहीं गए होने। ऐसे ही करके एक दिन बीत जाता है, लेकिन वी चांग से और कांग से सरन घर नहीं लौटते। अब विंग को चिंता होने लगती है, तो वो पूरा यिलिंग छान मारता है जिसमें उसका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन विंग को कहीं भी अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। वह उन्हें हर जगह ढूंढता है, यिलिंग का वह एक एक कोना ढूंढ ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी उससे कोई नहीं मिलता। मीन्स ना कांग से सरन ना ही वी चांग से। तब विंग थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है और फिर आकर अपने बेड में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। उसे तरह तरह के ख्याल आते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि उसके पेरेंट्स को क्या हो गया, किसी ने मार दिया, कुछ बहुत कुछ। ये सोचते सोचते उसे पता नहीं चलता कब उसके आंसू आंखों से निकलकर उसके चीक्स तक आ जाते हैं और वह अब अपने आंसुओं पे और कंट्रोल नहीं कर पाता और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ ढूंढे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि यिलिंग से बाहर वो कभी गया ही नहीं था। ऐसे ही वह रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो भूल जाता है कि पिछले दिनों से उसके साथ क्या हुआ था। वो उठता है और अपनी नज़र पूरे घर में दौड़ाता है। फिर जैसे ही उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो एकाएक आंसू उसके आंखों से बहने लगती है। थोड़ी देर तक वह ऐसे ही बैठा रहता है। फिर लगभग 10 मिनट बाद उसे कुछ होता है, यानी कि वह कुछ सोचता है। तो वह जल्दी जल्दी बिस्तर से उठता है और फिर अलमीरा की तरफ जाता है। वहाँ पे वह कुछ ढूंढने लगता है और फिर वहाँ पे उसे वह पाउच मिल जाता है। वह उस पाउच को लेता है और अपने आहाम्पो के अंदर डाल देता है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आने के बाद वो थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना के खाता है और उसके बाद अपने घर को बंद करके अपने पेरेंट्स की तलाश के लिए निकल पड़ता है। और फिर वह मन में सोचता है, माँ बाबा, आप कहीं भी होंगे, मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन मैं आप दोनों को ढूंढ के ही रहूँगा। ये कहता हुआ वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो इस तरह से विंग जो अपने पेरेंट्स को सर्च करने निकल चुका है। विंग अपने पेरेंट्स को हर क्लान का चप्पा चप्पा छान मारता है ढूंढने के लिए, लेकिन वह महल के अंदर अच्छे तरीके से नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसे पहली बात तो ये थी कि महल में कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि ना ही वह किसी बड़े क्लान से संबंध रखता है और ना ही वह किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसे महल में जाने के लिए अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ करना पड़ता है, परंतु उसने पहले कभी भी ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं किया, जिसके कारण उसे कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं वह पता नहीं है।
जिसके कारण वह बस कुछ ही पल के लिए अपना मैजिक को संभाल सकता है। इस तरह विंग हर क्लान यानी कि वैन क्लान, मो क्लान, शू क्लान, जियांग क्लान, हर वो क्लान जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, वह सब में उन्हें छिपते छुप छुपाते खोज करता है अपने पेरेंट्स की, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब बस एक क्लान बचता है, वह है लान क्लान। तो इस तरह वह अब लान क्लान के लिए निकल पड़ता है। तो हम देखते हैं विंग अब सैरी टाउन पहुंच गया है। तो वह कुछ सोचता है कि अब वह कैसे जाएगा लान क्लान में, या फिर कैसे वहाँ पे सर्च करेगा। ऐसा सोचते हुए हुए वह पहले एक इन के अंदर जाता है, वहाँ पे कुछ खाने का ऑर्डर करता है और फिर बैठ जाता है। तभी विंग देखता है कि लान वांगजी अपने डिसिपल्स के साथ उसी इन में एंटर हो रहा है, और वह भी जाके कोने के एक टेबल में बैठ जाते हैं। विंग को वैसे तो पता नहीं कि ये कौन है, क्योंकि वह कभी भी अपने यिलिंग से बाहर नहीं आया, लेकिन उसे ये पता है कि ये ज़रूर ही लान क्लान वाले हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उन्हें बताया था कि जो लान क्लान के मेंबर्स होते हैं वो अपने फॉरहेड पे रिबन लगाते हैं। और वह लान वांगजी को देखकर समझ जाता है कि ये पक्का कोई रॉयल फैमिली मेंबर ही होगा, क्योंकि उसके फॉरहेड रिबन और बाकियों के फॉरहेड रिबन में काफ़ी अंतर होता है। विंग लान वांगजी को बहुत घूर रहा होता है, और वह उसे देखते देखते कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वह फिर स्माइल करने लगता है। इतने में खाना आ जाता है, वह खाना खाता है और खा के जल्दी जल्दी इनसे बाहर निकल आता है और आगे की तरफ यानी कि लान क्लान की तरफ निकलने लगता है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो है लान वांगजी और उसके डिसिपल्स भी खाना खा के बाहर की तरफ आते हैं और लान क्लान की तरफ निकलने लगते हैं। लान वांगजी और डिसिपल्स सैरी टाउन से कुछ ही मील आगे पहुंचे थे। तभी एक डिसिपल कहता है, हम जुन देखो वहाँ पे कोई लेटा हुआ है। तो वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं, तो वो देखता है कि इस लड़के की उम्र लगभग 18 या 19 साल की होगी। ऐसा लगता है मानो किसी ने इस पे हमला किया हो, शायद लूटपाट करने की इच्छा से। तभी लानवांग जी जल्दी जल्दी से उस शख्स के पल्स चेक करता है। तो वो देखता है कि इसकी पल्स यानी कि नाड़ जो नब्ज होती है वह बहुत ही धीमी धीमी चल रही है। तभी एक डिसिबल कहता है, हांगवांग जुन क्या हम इन्हें अपने क्लान ले चले? तब लानवांग जी कहता है, अभी इतना समय नहीं है इसके पास कि यह क्लान पहुंच सके। हमें किसी नज़दीकी हीलर के पास इसे लेकर जाना पड़ेगा तुरंत। फिर वो डिसिपल कहता है, लेकिन हांगवांग जुन मास्टर की रहन। इतने में लानवांग जी उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम चले जाओ और शिफू से कह देना कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, मैं कल आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह उस लड़के को अपने हाथ से उठाता है मीन्स ब्राइडल स्टाइल में, फिर नज़दीकी हीलर की तरफ ले जाने लगता है। वो डिसिपल थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद वो भी चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये और कोई नहीं, ये विंग है जिसने कि यह सब जानबूझ के किया था ताकि वह लानवांग जी के करीब आकर लान क्लान जा सके। तब अब हम देखते हैं कि जो है लानवांग जी विंग को लेकर एक नज़दीकी हीलर के पास पहुंच चुका है। वह उस हीलर को उसे दिखाता है, तो हीलर विंग को पूरे अच्छी तरीके से जांचता है। फिर इसके बाद कहता है कि इसकी हालत कैसी हुई। तो लानवांग जी बता देता है कि हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में मिला। तो वह हीलर कहता है, वैसे घबराने वाली बात तो नहीं है, परंतु फिर भी इसके जो जख्म है या फिर घाव वह बहुत ही गहरे हैं। लगता है किसी ने इसके साथ लूटपाट करने की इच्छा से हमला किया था और यह अपनी रक्षा न कर पाने की वजह से उसे इतनी इंजरी हो गई यानी कि चोट लग गया। फिलहाल तो अभी मैंने इसकी जो भी है मलहम पट्टी कर दी है, लेकिन लगता है इसको होश आने में अभी 1-2 दिन लग जाएगा, क्योंकि इसे चोट के साथ साथ इसे एक थोड़ा शॉक सा लग गया है, जिसकी वजह से ये बेहोश है अभी तक। ऐसा करो आप इन्हें अपने घर ले जाओ और वहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए रख दो। तो लानवांग जी देखता है कि ऑलरेडी अभी रात के 8 बज चुके हैं, तो वह वापस नहीं जा सकता। तो वह क्या करता है, विंग को वहाँ से लेकर नज़दीकी इन में रूम ले लेते हैं और फिर दोनों जाके उस रूम में बैठते हैं। वो विंग को एक बेड पे लेटाता है और फिर खुद फ्रेश होने चला जाता है। इतने में विंग चुपके चुपके से अपनी आंखें खोलता है और फिर स्माइल करने लगता है।
फिर वह मन में सोचता है, विंग, लगता है तेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और वह फिर धीरे से उठकर पूरे तरह से रूम को देखने लगता है। वह सोचता है शायद लानवांग जी नीचे गया होगा। तब वह इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे पानी की आवाज़ आने लगती है, जैसे होता है ना कि शावर का आवाज़, तो वैसा। तो वह धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ा ही रहा होता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। तो वह जल्दी से आकर बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर में लानवांग जी अपने कपड़े पहन कर बाहर आता है और वह दरवाज़ा खोलता है। तो बाहर शायद इनका ही जो पर्सन है वो होता है, मीन्स सर्वेंट टाइप में। तो वो कहता है कि रात का खाना यहीं पे खाना है या फिर नीचे आओगे। तो लानवांग जी कह देता है कि ऊपर ही मंगा दो, ले आना, दो दो पर्सन के लिए खाना। तो वो ठीक है कह के चला जाता है वहाँ से। और फिर लानवांग जी आकर अपने जो है हेयर कॉम्ब करने लगता है। विंग चुपके चुपके उसे देख रहा होता है। फिर वह मन में सोचता है, माँ तो कहती थी कि बस मैं ही सुंदर हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। ऐसा कह के वह पाउट बनाने लगता है और लानवांग जी को देख रहा होता है। लानवांग जी को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वह उस तरफ देखता है। तो विंग जल्दी जल्दी अपनी आँख बंद कर लेता है। लानवांग जी विंग के करीब आता है और फिर उसके फॉरहेड पे अपने हाथ से चेक करता है कि उसका फीवर है कि नहीं। फिर वो देखता है कि विंग को कोई फीवर नहीं है। तो वह आके अपने सीट पे नीचे, मीन्स फ्लोर पे एक बैठने का कुछ चीज़ होता है, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है और फिर मेडिटेशन करने लग जाता है। फिर विंग चुपके से अपनी आंखें खोलता है और मेडिटेशन करते हुए लानवांग जी को देखने लगता है। और फिर मन में सोचता है, इतने इतने बोरिंग इंसान को मैं कैसे अपनी बातों में फंसा पाऊंगा, और फिर कैसे लान लान जाके अपने माता पिता की तलाश करूंगा। ऐसा सोचकर वह दोबारा अपनी आंखें बंद करता है और देखते देखते विंग को वहीं नींद आ जाती है। लगभग 1 घंटे बाद दोबारा से लानवांग जी के और विंग के रूम में नॉक होता है। तो लानवांग जी अपने मेडिटेशन से उठता है और उठ के जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है कि खाना आ गया है। वह उनसे खाना लेता है और उन्हें वापस भेज देता है। लानवांग जी आकर खाने को टेबल पे रखता है और फिर कुछ सोचता है, और वह उसके बाद विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और विंग को हल्के हल्के हाथों से उठाता है और कहता है, उठो, खाना आ गया है। फिर विंग आंखें मलते मलते उठता है और कहता है, क्या है, मुझे क्यों उठाया? इतने दिनों बाद तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। ऐसा कह के वो लानवांग जी को देखता है। फिर वो एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो तुम उठा रहे थे मुझे?" तो लानवांग जी कहता है, खाना आ गया है, आओ खाना खाते हैं। और वह जाकर अपने जगह पर बैठ जाता है। विंग भी हिचकिचाते हुए अपने बिस्तर से उठता है और लानवांग जी के सामने आकर बैठ जाता है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। विंग का तो खाना देखकर एक बार में होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वह वही खाना था जो कि लान कलान वाले खाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से फीका फूड। विंग का मन तो नहीं करता कि वो उसे खाए, लेकिन लानवांग जी उसे ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि वो उसको खा ही जाएगा। तो बेचारा डरते डरते खा लेता है। खाना खत्म होने के बाद लानवांग जी दोनों के प्लेट्स को उठाता है और फिर जाके दरवाजे के बाहर रख देता है। और फिर दोबारा अंदर आके विंग से कहता है, तुम्हें जब होश आ गया था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है, मुझे मुझे किसने कहा तुम्हें मुझे होश आ गया था? लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस उसको घूरता है। विंग कहता है, तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो लानवांग जी की वो उम्र है वो 21 ईयर्स है और लांची चैन 24 के। अब स्टोरी में आते हैं। लानवांग जी विंग की बातों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और जाकर अपने बेड में लेट जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रूम में ऑलरेडी 2 बेड्स हैं। अब आगे फिर वो जाकर अपनी आंखें बंद करता है और फिर कुछ याद करता है। तो हम देखते हैं कि लानवांग जी ने विंग को उस वक्त जब वह कॉम कर रहा था तब मिरर के थ्रू देख लिया था कि वो ऑलरेडी जाग चुका है। तभी वह मन में सोचता है, क्या तुम्हारा मुझसे मिलना एक कोइंसिडेंस था या फिर कोई साजिश? वहीं दूसरी तरफ विंग देखता है कि लानवांग जी आंखें बंद करके लेट गया है। तो वह सोचता है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो सब मेरी चाल थी। तो हमें यह पता चलता है कि विंग ने उस इन से निकलने के बाद 2-4 लोगों को, मतलब थोड़े से वही सिल्वर कॉइन्स वगैरह दे के
खुद को मारने को लगाया था ताकि उसको ऐसा लगे कि इस पे हमला हुआ है इस तरह से। और फिर हीलर को भी उसी ने पैसे दिए थे कि लान वांगजी से ये सब कहे। इतना सोचते हुए वो खुद आंसर करता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त तो वह अंदर था, फिर वो कैसे जान सकता है ये सब के बारे में। फिर वह कंफ्यूज होता हुआ अपनी जगह से उठता है और खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर वह रात के अंधेरे को देखता है। रात के समय यह शहर बहुत ही जगमगा रहा है, लेकिन फिर भी वीन को अपने मन के अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। तब वह मन में सोचता है, माँ बाबा कहाँ हो आप? क्या आप मुझे छोड़ के चले गए हो या फिर कुछ और? ऐसा सोचकर वह पीछे मुड़ता है। तभी लान वांगजी और वीन का टक्कर हो जाता है और दोनों फ्लोर पे गिरते हैं। लान वांगजी नीचे गिरता है और वीन उसके ऊपर गिरता है। उन दोनों का फेस बहुत नज़दीक है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही बैठने पे लान वांगजी वीन से कहता है, हट जाओ। वीन कंफ्यूज होके लान वांगजी से कहता है, क्या? तो लान वांगजी कहता है, हट जाओ ऊपर से। फिर विंग हिचकिचाते हुए उठता है और कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम ही अचानक मेरे पीछे आ गए थे। फिर लान वांगजी कहता है, तुम कौन से क्लान से हो और तुम सेरी टाउन क्या कर रहे हो? विंग एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसने लान वांगजी से ये क्वेश्चन पूछने की उम्मीद नहीं की थी। फिर वह हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं यिलिंग से हूँ और मैं यहाँ पे कुछ काम ढूंढने आया हूँ। तो लान वांगजी कहता है, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? विंग कहता है कि मेरे माँ बाप कहीं खो चुके हैं और मैं घर पे अकेला हूँ, तो इसलिए मैं काम की तलाश में बाहर निकला हूँ। इसके बाद लान वांगजी कुछ नहीं कहता और उसके बाद दोबारा से अपने बेड में जाके सो जाता है। विंग एक चैन की सांस लेता है और मन में सोचता है, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए था? फिर वो सोचता है, नहीं, रहने दो। क्या पता अगर मैंने इसे बता दिया और इसने मुझे मेरे प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं दिया तो? यह सोचकर वो भी जाता है और अपने बेड में सो जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और लान वांगजी सुबह ही उठ के मेडिटेशन करने में लगा हुआ है। अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं और फिर लान वांगजी लगभग 8 बजे तक मेडिटेशन करता है। फिर उनके घर के बाहर मीन्स रूम के बाहर नॉक होता है। लान वांगजी खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट आया है। लान वांगजी उससे ब्रेकफास्ट लेता है और दरवाज़ा बंद करते ही फिर अंदर आता है। फिर वो विंग के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। उसे उसका नाम नहीं पता, तो वह उसे हाथों से हिलाकर उठा रहा होता है। विंग उठ जाता है एक बार में हड़बड़ा कर और वो कहता है कि क्या हुआ? लान वांगजी कहता है, खाना खा लो। फिर विंग मन में सोचता है, खाना? ये क्या कोई खाना होता है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो उठता है और वो फ्रेश होके आता है और दोनों वहीं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर लान वांगजी उसे कहता है, चलो अब हमें चलना पड़ेगा। तो विंग कहता है, कहाँ जाना है? लान वांगजी कहता है, हमारे क्लान में। ये सुन के विंग बहुत खुश होता है, लेकिन वो जानबूझ के पूछता है, क्यों? मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे क्लान में? तो लान वांगजी कहता है कि तुम्हें काम की तलाश है तो तुम मेरे क्लान में काम कर लेना। फिर वो विंग से कहता है, तुम्हें तलवार चलानी आती है? विंग कहता है, हाँ आती है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर लान वांगजी ठीक है कहता है और फिर लगभग 10 बजे के आसपास दोनों वहाँ से इनसे बाहर आते हैं और फिर लान क्लान के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सेरी टाउन से काफ़ी आगे आ जाते हैं। लान वांगजी नोटिस करता है कि विंग बहुत खुश हो रहा है। उसे खुश देख के लान वांगजी के भी चेहरे पे खुशी आ जाती है। फिर वह अगले ही पल सोचता है, मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? फिर वह फिर से अपना वही स्ट्रिक्ट फेस बना लेता है और चलते जाते हैं। बेचारा विंग बहुत बोर हो जाता है। वो कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन फिर लान वांगजी का वही कोल्ड फेस देखकर वह कुछ नहीं कहता और चलता जाता है। लगभग 1 बजे वो लान क्लान के गेट के बाहर होते हैं। गेट के डिसिपल लान वांगजी को देखकर वो करते हैं। फिर लान वांगजी उनके साथ आगे चलता जाता है, मीन्स उनके साथ नहीं, विंग के साथ। क्लान में पहुंचने पे लान वांगजी किसी डिसिपल को इशारे से बुलाता है और कहता है, इसे अपने साथ ले चलो और वहीं पे इसे रूम दिलाओ। यह कहकर वो खुद चला जाता है। फिर विंग भी उस डिसिपल के साथ जाने लगता है, लेकिन वह मुड़ मुड़ के लान वांगजी को देख रहा होता है पीछे। लेकिन लान वांगजी एक ही स्पीड से आगे जा रहा होता है। थोड़ी ही देर में वह डिसिपल विंग को एक घर टाइप में, मीन्स जो होते थे ना ओल्ड टाइम में, जैसे अनटेन्ड में देखा था, जो जिसमें विंग और उसके शिजे वगैरह थे, तो सेम वैसे ही उसके सामने लाता है और कहता है, तुम यहाँ पे बैठो
बाकी क्या करना है ये अभी हांग वांग जुन बता देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग अंदर जाता है तो देखता है कि रूम ठीक ठाक बड़ा है और वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, टेबल कुर्सी है और शायद अंदर एक और वॉशरूम वगैरह ऐसा कुछ है। फिर वो आकर बिस्तर पे लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ लनवांग जी सीधा अपने अंकल के पास जाता है। वह अपने अंकल को बो करता है और फिर जाके वहीं खड़ा रहता है। लन किरण भी उसके बो का रिस्पॉन्स करता है और फिर पूछते हैं, वांग जी कल क्या हुआ था, तुम कल क्यों नहीं आए? फिर लनवांग जी बिना कुछ छुपाए उन्हें बता देता है कि कल आते टाइम रास्ते में एक लड़का बहुत ही इंजर्ड था और उसे उस टाइम मीन्स लड़के के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए वह वहीं पे रुक गया था उसके साथ। ये सुनकर लन किरण कुछ नहीं कहते और कहते ठीक है। फिर वे दोनों क्लान के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लनवांग जी लैन किरण से पूछते हैं, अंकल गगा कहाँ हैं? तो लैन किरण बताते हैं कि वह जिन क्लान गया है किसी काम से, मीन्स वहाँ पे कोई मीटिंग है पूरे क्लान्स की, तो वह लैन क्लान को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे गया हुआ है। फिर लनवांग जी सर नोट करता है। फिर उसे विंग के बारे में याद आता है तो वो अंकल किरण से कहता है, शिफू मुझे आपसे कुछ बताना था। तो लैन किरण उसे देखते हैं, फिर सर हिलाते हैं। तो लनवांग जी उसे बताता है कि जो लड़का कल जिसे चोट लाई थी वो उसे अपने साथ लाया है, तो वो यहीं रहेगा, यहीं पे वो डिसिपल्स के साथ पढ़ाई करेगा। लैन किरण ठीक है कहते हैं और फिर दोनों टी पीने लगते हैं। ये सीन अब यहीं कट होता है। थोड़ी देर बाद लनवांग जी अपने रूम जिंगशी चला जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने विंग का नाम नहीं पूछा, तो वह दोबारा से उठता है और फिर कबीले की तरफ चल पड़ता है। लगभग 15 मिनट बाद वह कबीले के पास पहुँचता है, यानी कि विंग के घर के बाहर। वह दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। लनवांग जी दोबारा नॉक करता है, फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो तीसरी बार वह अंदर जाने वाला होता है दरवाज़ा खोल के, तभी वह विंग से टकरा जाता है। फिर विंग कहता है, कौन हो, कहाँ घुसे जा रहे हो? फिर वो ऊपर देखता है तो लनवांग जी होता है। वो कहता है, हांग वांग जुन आप मेरे घर में मीन्स मेरे कमरे में कैसे? लनवांग जी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, वी विशान। लनवांग जी ठीक है कहता है और वहाँ से वापस चल पड़ता है अपने जिंगशी की तरफ। विंग वहाँ पे हक्का बक्का रहता है कि भाई क्या था ये, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। विंग फिर अंदर आता है और अपने बेड में बैठता है। फिर मन में सोचता है, बस रात होने की देर है, जैसे ही सभी सो जाएंगे तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। और एक बात फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, वी चांगसे और कांगसे सर ने विंग को कल्टीवेशन शिक्षा दी है, साथ में उसके पास ब्लैक मैजिक भी है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को मीन्स वो बाहर तो कभी नहीं गया लेकिन उसको सभी क्लान्स के बारे में पता है कि वहाँ की मेन स्पेशल चीज़ क्या है, वहाँ की स्पेशलिटी और वहाँ का टाइमिंग, वहाँ पे कैसे रूल फॉलो किए जाते हैं, ये सब पता है। तो विंग को ये भी पता है कि लन क्लान में 9 बजे के बाद सभी सो जाते हैं। विंग अब निश्चिंत होकर लेट जाता है बिस्तर में और बस वेट करता है 9 बजने का। लगभग शाम के 7 बजे विंग के दरवाजे के बाहर नॉक होता है। विंग दरवाज़ा खोलता है तो दिखता है कि कोई डिसिपल है। वह विंग से कहता है, मास्टर वी आपको खाने के लिए बुला रहे हैं, डिनर के लिए। विंग ठीक है कहकर उसी के साथ चल पड़ता है। हम देखते हैं ये डिनर टेबल का मीन्स अभी सीन चला हुआ है। विंग जाकर लनांग जी के साथ वाले चेयर पे बैठ जाता है। सभी डिसिपल एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। लैन किरण भी विंग को देखता है, विंग उन्हें बो करता है। लैन किरण उसको कुछ आंसर नहीं करते, वो अपना खाना खाने में बिजी हो जाते हैं। विंग की नज़र बाकी डिसिपल्स पे पड़ती है जो उसे बहुत ही घूर रहे थे। विंग सबकी नज़रों को इग्नोर करता हुआ अपना वही बेस्वाद सा खाना खाने लगता है और मन में सोचता है, मुझे जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगा के यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं ये बेस्वाद खाना खाते खाते मेरी ज़िंदगी भी बेस्वाद हो जाएगी। ऐसा कहकर वह मुंह बना बना के खाना खाने लगता है। लानवांग जी विंग को ही देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह भी अपना खाना स्टार्ट करता है। खाना ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने रूम चले जाते हैं। लानवांग जी भी अपने जिंग से चला जाता है और विंग भी अपने रूम आ जाता है। अभी लगभग रात के 8 बज चुके हैं। विंग बहुत ही शिद्दत से 9 बजने का वेट कर रहा होता है और ऐसे देखते देखते रात के 9 बज जाते हैं।
फिर विंग चुपके से अपना दरवाज़ा खुलता है। फिर केवल अपना सर बाहर निकाल के देखता है बाहर का मीन्स एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे अभी निकलना सेफ होगा कि नहीं होगा। तो वो देखता है कि दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं है। तो वो सोचता है मन में, इसका मतलब माँ बाबा सही कहते थे, 9 बजे यहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन मुझे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आई बाबा ने कहा था कि यहाँ के लोग नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं। तो वह धीरे से बाहर निकलता है। इससे पहले वो अपने रूम की लाइट बंद कर चुका होता है। वो धीरे से बाहर निकलता है और हल्के 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 कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो थोड़ा सा ही आगे गया था तभी उसको नाइट में पेट्रोलिंग करने वाले 2 गार्ड्स दिखते हैं। तो वह उनकी नज़रों से चुपके चुपते बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वह एक थोड़ी सी अंधेरी जगह में खड़ा हो जाता है और सोचता है अब कहाँ से स्टार्ट करूँ सर्च करना। फिर वह मन में सोचता है जहाँ पे लान कुलान के कैदियों को रखते हैं वहाँ से शुरू करता हूँ। यह कहकर वह जहाँ पे कैदी रखते हैं उस तरफ जाने लगता है। लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद उसे वह बंदी गृह मिलता है। तो वह धीरे धीरे कदमों से वहाँ जाने लगता है। तो वह देखता है कि वहाँ पे भी 2 जो गार्ड्स हैं वो गार्ड दे रहे होते हैं। उस वक्त वह अपना ब्लैक मैजिक यूज़ करता है और फिर गायब हो जाता है। वह अब बंदी गृह के अंदर आ चुका है। तो वह हर एक वो जो सेल होता है वो चेक करने लगता है, लेकिन उसे वह अपने माँ बाप नहीं दिखते। लगभग वह 1 घंटे में पूरा बंदी गृह चेक कर लेता है, बंदी गृह का एक एक कोना, लेकिन उसे वी चांग से और कांग से शरण नहीं मिलते। वो निराश हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो उसे याद आता है कि उसका जो ये ब्लैक मैजिक है वो 1 घंटे के बाद लगभग ख़त्म होने लगता है। तो वह जल्दी जल्दी से बाहर आ जाता है और उन दोनों गार्ड्स की नज़रों से बचते बचाते हुए वह वहाँ से निकल आ जाता है। अभी लगभग 11 या फिर 11:30 यानी कि 11:30 का टाइम हो चुका है। फिर विंग सोचता है यदि यहाँ पे नहीं तो कहाँ हो सकते हैं। फिर वो सोचता है कहीं इनके अपने रूम में तो नहीं छुपाया इन लोगों ने, मीन्स कि जैसे जो लैन के रन हैं इन्होंने कहीं अपने रूम में तो नहीं छुपाया। वो सोचता है मुझे इनके रूम्स ही चेक करने पड़ेंगे। यह सोचकर वह धीमे धीमे कदमों से लैन के रन के कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसके किसी के चलने की आहट महसूस होती है। तो वो एकदम से थोड़ा झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। तभी वह देखता है कि एक जो नाइट गार्ड है वह किसी काले कपड़े लगाए हुए आदमी से बात कर रहा था और वह उसे कह रहा था कल के कल ये काम हो जाना चाहिए, हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। तो वह ब्लैक कपड़ा जिसने लगाया वो कहता है हाँ ठीक है हो जाएगा ये काम। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो वाइट जिसने कपड़े पहने मीन्स लान क्लान का ये मेंबर वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। विंग उसका मीन्स फेस नहीं देख पाया था क्योंकि वो काफ़ी दूर था, लेकिन उसने अपने मैजिक की हेल्प से उनकी बातें सुन ली थी। फिर विंग मन में सोचता है इतनी रात को ये किससे मिला होगा और इनके क्या प्लान होगा। वो सोचता है चलो रहने दो, मैं अपना काम करता हूँ कह के वो दोबारा से अपने काम करने में लग जाता है। रात के लगभग 1 बजे विंग को लैन कैरन का जो भी है मीन्स घर या फिर जो कमरा है वो दिखता है। तो वहाँ पे वह दोबारा से वही मैजिक अपने पे अप्लाई करता है और अंदर जाता है। तो वह देखता है कि ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से ये 2 कमरों का रूम है। एक हॉल है, एक किचन और वॉशरूम है। तो यहाँ पे इतना कुछ सामान भी नहीं है, मतलब इतना कुछ लग्जरी सामान नहीं है, सिंपल सी सामान है। तो वो थोड़ा सा अंदर जाके ही समझ आता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वहाँ से भी वापस आ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब क्या करूँ मैं। फिर हमने सोचता है अब कल देखूँगा, अभी वैसे भी सुबह होने वाली है तो थोड़ी देर मुझे जाके सोना होगा। यह कहकर वो जैसे तैसे बचते बचाते अपने रूम आ जाता है और आके सो जाता है। और वहीं लैन करैन को थोड़ा सा शक तो हुआ था कि कोई उसके रूम पे आया था, लेकिन उसने किसी को देखा नहीं तो वो दोबारा से सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं और लानवांग जी उठ चुका है। वो अपना फ्रेश होता है और उसके बाद मेडिटेशन करने लग जाता है। लगभग 8 बजे लानवांग जी अपना ब्रेकफास्ट के लिए अपने टेबल पे आ जाता है। तो वह देखता है कि वी वहाँ पे नहीं है। तो वह एक डिसिपल को बोल के विंग को बुलाने भेजता है इससे पहले कि लैन कैरन आ जाए। और डिसिपल जाता है
और विंग के दरवाजे पे नॉक करता है। काफ़ी देर होने पे भी विंग दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो डिसिपल अब दरवाज़ा बहुत ज़ोर-ज़ोर से नॉक करता है। विंग दरवाजे की आवाज़ सुन के उठता है और फिर वो दरवाज़ा खोलने आता है और कहता है, क्या है इतने सुबह-सुबह क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? वो डिसिपल बेचारा मन में सोचता है, इतने सुबह-सुबह? अभी तो सुबह के 8 बज चुके हैं। तो वो कहता है, मास्टर वे, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया है। हांग मांग जून आपको बुला रहे हैं। विंग होश में आता है और कहता है, अच्छा ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। ये कहकर बेचारा जल्दी-जल्दी भागता है और विंग लगभग 10 मिनट में ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे पहुँच जाता है और तब तक हम देखते हैं कि मास्टर किरण भी नहीं आए थे। ये देख के लान वांग जी थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्यों मैं इस अनजाने इंसान के लिए इतना बेचैन हो उठता हूँ और मुझे इसकी इतनी फ़िक्र होती है, क्यों? फिर वह अपनी इस सोच को दूर रखता है और अपने ब्रेकफ़ास्ट पे कॉन्सन्ट्रेट करता है। विंग फिर से मन को मारते हुए वो खाना फिनिश करता है। फिर वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसे लान वांग जी रोकता है और कहता है, रुको। विंग रुकता है और कहता है, जी हाँ वांगजुन। लान वांग जी उसे कहता है कि तुम डिसिपल्स के साथ क्लास लगाओगे, चलो मेरे साथ। ये कहकर वह अपने साथ विंग को क्लास में ले जाता है और उसे बता देता है कि उसे यहाँ बैठना है। फिर विंग बैठ जाता है क्लास में। फर्स्ट क्लास लान वांग जी की होती है, तो उसे वह बहुत ही अटेंटिव होकर सुनता है। बाकी की क्लास उसके ऐसे ही जाते हैं क्योंकि उसमें उसे उन क्लासों में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। अब हम देखते हैं लंच टाइम हो चुका है और सभी लंच के लिए आ रहे होते हैं। तभी लान क्लान का एक डिसिपल एक स्क्रॉल लेके आया होता है जो कि जिन क्लान से आया होता है और दौड़ा-दौड़ा जाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि मानो लान क्लान में किसी ने अपने ही क्लान का रूल तोड़ा हो। यह देखकर लान किरण बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं है हमारे क्लान का रूल क्या है? तो डिसिपल कहता है, सॉरी मास्टर लान, लेकिन ये खत बहुत ज़रूरी है। यह कह के वह स्क्रॉल लान किरण को पकड़ा देता है। लान किरण वह स्क्रॉल खोलते हैं और वह पढ़ते ही उनकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। फिर वह अपने जो दूसरे डिसिपल होते हैं उससे कहता है कि लान वांग जी को बुला लाओ। फिर वो डिसिपल लान वांग जी को बुला लाता है। तो वो लान किरण लान वांग जी से कहते हैं, मैं किसी काम से जिन क्लान जा रहा हूँ, तब तक तुम क्लान को संभालना। फिर लान वांग जी पूछता है, क्यों शिवू, क्या हुआ है? तो लान किरण ना चाहते हुए लान वांग जी को बता देते हैं कि चैन पे किसी ने हमला किया है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, बट स्टिल मैं उसे देखना चाहता हूँ। लान वांग जी यह सुनकर थोड़ा-सा घबरा जाता है। तो वो कहता है, क्या गागा ठीक है? तो लान किरण कहते हैं, वांग जी तुम घबराओ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं जाता हूँ और मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें बटरफ्लाई मैसेज करके बता दूँगा। तो लान वांग जी ठीक है कहता है और लगभग आधे घंटे बाद लान किरण अपने कुछ डिसिपल्स के साथ जिन क्लान के लिए निकल पड़ता है। लान वांग जी को लंच चैन के लिए बहुत घबराहट हो रही होती है और उसका मन अजीब सा हो रहता है, इसलिए वह आज लंच भी ढंग से नहीं करता। यह चीज़ विंग नोटिस करता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं सभी लोग अपने क्लासेस में वापस जा चुके हैं, तो विंग भी उनके साथ जा चुका है और लान वांग जी अपने क्लान के कामों में लगा हुआ है। लगभग 4 बजे उनका क्लास ख़त्म होता है, तो विंग अपने रूम में आ जाता है और कहता है, लान वांग जी को क्या हुआ आज? क्या उसे कोई परेशानी है? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? फिर वह खुद कहता है, मैं उसकी क्यों चिंता कर रहा हूँ? मुझे तो अपने माँ-बाबा को ढूँढना है पहले। यह कहकर वो अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं हम जिन क्लान का सीन देखते हैं कि लैंची चैन जब जिन क्लान में मीन्स वहाँ के मार्केट में घूमने गए थे, तो किसी ने उन पे पॉइज़न वाले तीर से हमला किया। महंग्याओ जल्दी-जल्दी से चैन को अपने महल में लाते हैं और उसके बाद अपने हीलर से कह के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ के हीलर लगभग 1 घंटे में पता लगा लेते हैं कि ये कौन-सा पॉइज़न है, तो वो उसका एंटीडोट भी निकाल लेते हैं और फिर उसका एंटीडोट वो उसे लगा देते हैं। लगभग 3 घंटे बाद शिचैन को थोड़ा होश आता है, तब वह कहते हैं कि उनके क्लान में भी ये बात इन्फॉर्म कर दो। उसी के बाद से जो है जिन गोंगशाओ ने स्क्रॉल लिख के लैन किरण को यह इन्फॉर्म किया था। अब आगे हम देखते हैं कि लैन किरण जिन क्लान पहुंच चुके हैं। वह बहुत ही घबराए हुए तेज़-तेज़ कदमों से महल की तरफ जाते हैं। सब लोग किरण को वो करते हैं, लेकिन वो सीधा जाते हैं जिन गोंगशाओ के पास और पूछते हैं कि शिचैन कहाँ है?
वह उसे सीधा शिचेन के पास ले जाते हैं। फिर लैन किरण शिचेन के पास जाके उसे हक करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ शिचेन, किसने किया तुम्हारे साथ ये? यह कहकर वह जिन गाओशाओ को बहुत ही गुस्से भरी नज़र से देखता है। लैन शिचेन अपने शिफू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, शिफू, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो वो उन्हें पूरा बता देता है कि जब वो मार्केट गया था तो सब हुआ। फिर भी लैन किरण कहते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है माना, लेकिन फिर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि तुम इनके मेहमान थे तो इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी तुम्हारी सेफ्टी। ये सुनकर जिन गाओशाओ अपना सर झुका देते हैं और वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर लान। मास्टर लान कुछ नहीं कहते। फिर वो वहाँ पे जो हीलर होते हैं उनसे पूछते हैं कि शिचेन को और कितना टाइम लग जाएगा पूरा ठीक होने में। तो वो हीलर कहता है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे आपको, और तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। यह सुनकर किरण और लैन शिचेन ठीक है कहते हैं। फिर लैन किरण कहते हैं, जिन गाओशाओ प्लीज़ मेरे नेफ्यू का ध्यान रखना। जिन गाओशाओ कहता है, हाँ ज़रूर, मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा लैन शिचेन का। और इस तरह आज जो है लैन किरण वही जिन क्लान में रहते हैं और सुबह होते ही जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन क्लैन में रात हो चुकी है तो विंग ठीक 9 बजे फिर से बाहर निकलता है और फिर वह धीरे धीरे मेन कबीले की तरफ जाने लगता है। तो उसे दिखता है कि लनवांग जी कहीं जा रहा है। तो वो सोचता है मन में, कहीं ये मेरे पेरेंट्स से मिल तो नहीं जा रहा, इसने ही तो कहीं उन्हें किडनैप नहीं किया। ये कहकर वह धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। मीन्स इस तरह जाता है कि ताकि लनवांग जी को पता ना चले। काफ़ी देर चलने के बाद लनवांग जी एक पॉन्ड की तरफ जाने लगता है, यानी कि गोल्ड पॉन्ड, और वहाँ पे जाके अनड्रेस होने लगता है। विंग लनवांग जी से मीन्स थोड़ा से दूर होता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। एकदम से वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है, ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या इतनी दूर ये करने आया था। बेचारे का मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। फिर उसका मन नहीं मानता, वो दोबारा से आगे मुड़ता है तो देखता है लनवांग जी वहाँ से गायब हो चुका है। वो सोचता है वो कहाँ गया, ये उसकी कोई चाल तो नहीं थी। ये कहते हुए वह फिर से पौंड के नज़दीक आने लगता है और एक पत्थर के पास आके पीछे से छुप के देखने लगता है। तो वह देखता है कि लनवांग जी पौंड के बीचों बीच पानी में बैठा हुआ है या फिर मेडिटेशन या कुछ कर रहा है। विंग मन में सोचता है, इतने रात को इसे मेडिटेशन करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। लनवांग जी वैसे ही पौंड में बैठा रहता है और विंग उसे ऐसे ही घूरते जाता है। लगभग 1 घंटे बाद लनवांग जी उस पौंड से बाहर निकलता है, जिसे विंग दोबारा देख लेता है वो सब कुछ जो उसने पहले देखा था। फिर वह अपने ही आप को टपली मारते कहता है, विंग तेरा भी ना दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, कैसे किसी चीज़ें देखते रहता है तू। फिर वह अपने आंखें बंद कर लेता है और लगभग 10 मिनट तक वो वैसे ही वहीं पे बैठा रहता है। जब उसे मीन्स आवाज़ आती है कि लनवांग जी वापस जा रहा है तो वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि लनवांग जी पौंड से काफ़ी आगे निकल चुका है। फिर वह सोचता है कि कहाँ होंगे मेरे माँ बाप, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ लान क्लान में ना हो। यदि वो लान क्लान में नहीं तो फिर वो कहाँ होंगे, कहाँ हो सकते हैं। फिर वह अपना हाथ अपने चीक्स पे रखता है तो उसे पता चलता है कि उसके चीक्स बहुत ही गर्म हो गए हैं। मीन्स उसके फेस पूरा लाल हो चुका है और जो उसका सेंसिटिव एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। तो वो सोचता है, ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यह कह के वो वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है अपने रूम की तरफ और जल्दी जल्दी रूम में आके एकदम से दरवाज़ा बंद करता है और फिर गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो खुद से कहता है, मेरे अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक मैन के देख के मैं ऐसा कैसा फील कर सकता हूँ। यह कहकर वो नीचे दिखता है और फिर जल्दी जल्दी वॉशरूम में चला जाता है और फिर वॉशरूम में जाके काफ़ी देर तक वो ठंडे पानी में रहता है। उसके बाद थोड़ा सा शांत होने पे वो बाहर आता है और फिर थक हार के लेट जाता है और उसे देखते देखते नींद आ जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लनवांग जी को उसके शायद अंकल ने दिन में ही मैसेज करके या मीन्स बटरफ्लाई मैसेज से बता दिया था कि लैन शिचेन की हालत ठीक है, लेकिन उसे अभी ट्रैवल करने के लिए मना किया है तो वो लगभग 15-20 दिन बाद ही आ पाएगा और जो लैन किरण है वो कल सुबह आ जाएंगे। तो लनवांग जी सोच रहा था, कौन ऐसा है जो मेरे गगा को हार्म कर सकता है और विंग के यहाँ पे आने के पीछे क्या राज है। क्या वो यहाँ मेरे कहने पे आया है या फिर कुछ और। ऐसा सोचते हुए वह आंख बंद करता है और वो सो जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है
और लैन किरण जिन क्लान से वापस लौट चुके हैं। सुबह के क्लासेस का टाइम है। विंग ना चाहते हुए क्लास में जाता है और सभी लोग लानवांग जी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की जो फर्स्ट क्लास है वो लानवांग जी की क्लास होती है। लानवांग जी हम देखते हैं कि वह लैन किरण के रूम में होता है और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई लानवांग लैन चेचेन को किसने मारा होगा या फिर किसने मारने की कोशिश की उन्हें। तो थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बात करते हैं। फिर उसके बाद लानवांग जी अपनी क्लास में आता है और फिर क्लास स्टार्ट करता है। लगभग 1 घंटे के बाद लानवांग जी की क्लास खत्म होती है और वहाँ से चला जाता है। फिर विंग ऐसे ही बाकी के बोरिंग बोरिंग क्लास लगाता है और लंच होते ही दौड़ के बाहर निकल पड़ता है क्लास से और बाहर आके कहता है, इतनी बोरिंग क्लास है ये सब लोग कैसे क्लास लगा लेते हैं यहाँ पे। फिर वह खुद से ही कहता है, विंग तुझे जल्दी जल्दी सब कुछ पता लगाना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो तू भी इनके तरह एक उसूलों को मानने वाला इंसान बन जाएगा, जो कि तू बिल्कुल नहीं है। यह कहता हुआ वह क्लान से बाहर जाने लगता है। मीन्स क्लान से बाहर तो नहीं, थोड़ा सा थोड़ी दूर में इन्हीं के आसपास, क्योंकि उसने रात को जब वो इधर उधर सर्च करता है तो उसने देख लिया था कि क्लान के आसपास में एक झरना है, तो वो वहीं जा रहा होता है ताकि वो वहाँ से मछलियाँ पकड़कर उन्हें खा सके। विंग वहाँ पहुँचता है और फिशिंग करने लगता है। मीन्स मछलियों को पकड़ने लगता है। वह मछलियों को पकड़ लेता है, 4-5 मछलियों को, और फिर उसको लेके आता है अपने रूम में और वहाँ पे किसी तरीके से अपने तालिस्मान की वजह से जुगाड़ करके आग उग लगा के उनको मस्त फ्राई करता है। फ्राई तो क्या, मीन्स ड्राई रोस्ट टाइप करता है और फिर उसे खाने ही वाला होता है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है। विंग जल्दी जल्दी उसे छुपा लेता है और दरवाज़ा खोलता है तो दिखता है लानवांग जी है उसके सामने। फिर वो कहता है, लानवांग जी तुम यहाँ पे कैसे, मेरे रूम में?" लानवांग जी अंदर आ जाता है और फिर उसे कुछ स्मेल आती है तो वो कहता है, लान क्लान में जीव हत्या को मना है। विंग कहता है, मैंने कोई जीव हत्या नहीं की है, ये तो बस खुद मर गई। लानवांग जी बहुत ही अजीब नज़रों से विंग को देखता है और कहता है, खुद मर गई? कहता है, अरे मैं वहाँ पे झील के पास गया था ना, तो मैंने देखा जैसे ही मैं वहाँ पे स्नान कर रहा था तो मैंने इन्हें बस बाहर निकाला था, ये खुद मर गई। लानवांग जी कहता है, मछली को तुम अगर पानी से बाहर निकालोगे तो वो मरेगी नहीं तो और क्या करेगी?" तो विंग कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन अब तो क्या करूँ, अब तो ये मर चुकी है और मैंने इन्हें रोस्ट भी कर दिया है और मैंने एक बाइट खाई भी ली है, तो मैं अब पूरा खा सकता हूँ। लानवांग जी गुस्से भरी नज़र से दिखता है और फिर कुछ नहीं कहता। विंग समझ जाता है। वह जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करता है और फिर अपनी मछलियाँ निकाल के टेबल पे बैठ जाता है और एक भूखे शेर की तरह उस मछली को खाने लगता है। लानवांग जी उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूराता है और मन में सोचता है, ये इतना अजीब क्यों है। फिर सोचता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ। फिर वह मछली खाते खाते पूछता है, वैसे लानवांग जी तुम यहाँ पे क्यों आए हो?" लानवांग जी को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, तो वो कहता है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग जल्दी जल्दी मछली खाता है और कहता है, पनिशमेंट? किस चीज़ की पनिशमेंट? तो लानवांग जी कहता है, तुमने जीव हत्या की है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चल के लाइब्रेरी में हमारे रूल्स को 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। विंग कहता है, तुम्हारे लान क्लान के 3,000 रूल को मैं 100 टाइम्स लिखूंगा? लानवांग जी उसे बहुत ही घूर के दिखता है तो वो कहता है, हाँ ठीक है लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। कह के वो मछली ख़त्म करके लानवांग जी के साथ लाइब्रेरी में चल पड़ता है। चलते चलते लानवांग जी मन में सोचता है कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसे पनिशमेंट मिलेगी और उसे मेरे साथ जाके लाइब्रेरी में 100 टाइम्स रूल्स को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वहाँ पे बस ऐसे ही उसे देखने गया था। फिर वह दोनों लाइब्रेरी के सामने होते हैं। लानवांग जी अंदर जाता है और उसको बैठने का इशारा करके खुद भी कुछ लिखने बैठ जाता है। विंग लिख कम रहा होता है और लाइब्रेरी को चारों तरफ को घूर रहा होता है। लानवांग जी कहता है, विंग अपना काम करो। विंग ठीक है बोल के नीचे अपने पेपर में देखते हुए लिखने लगता है। फिर उसे पता चलता है और वह मन में सोचता है, इसे कैसे पता चला मेरा नाम विंग है, इसे तो मैंने बताया भी नहीं। वो तो आज सुबह में उस डिसिपल को बता रहा था कि मेरा नाम विंग है, तो इसका मतलब क्या, ये लानवांग जी मुझ पे नज़र रख रहे हैं। ऐसा मन में सोचते हुए वह एक बार लानवांग जी की तरफ देखता है, चुपके से देखता है, तो वो देखता है कि लानवांग जी उसे ही घूर रहा है। दोबारा से नजरें नीचे करके लिखने लगता है,
फिर वह चुपचाप से अपना जो भी है पनिशमेंट कंप्लीट करने लगता है। तो लानवांग जी बीच बीच में उसे बहुत ही प्यार भरी नज़र से दिखता है। फिर वह भी अपने काम में लग जाता है। इस तरह से लगभग 3 घंटे के बाद विंग अपना जो पनिशमेंट है वो कंप्लीट कर लेता है और फिर वो सब पेपर ले जाके लानवांग जी के डेस्क पे रख देता है और कहता है, ये लो लानवांग जी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो लानवांग जी देखता है उसके पेपर्स को, वो सभी कंप्लीट होते हैं, लेकिन उन्हीं पेपर्स के पीछे एक पोर्ट्रेट होता है जो कि विंग ने लानवांग जी का बनाया होता है। उसे देखकर एक पल के लिए लानवांग जी के फेस पे स्माइल आती है। ये देखकर विंग खुश होता है और एकदम से लानवांग जी की वो स्माइल गायब हो जाती है और कहता है, ये क्यों बनाया? तो विंग कहता है, अरे अभी तो तुम हंसे थे इसको देखे और अभी रूड हो गए। लानवांग जी कुछ नहीं कहता और उन पेपरों को साइड में रख देता है। फिर कहता है, तुम जा सकते हो। विंग कहता है, ठीक है बाय करके वो वहाँ से निकल जाता है। इस तरह से विंग का अपने पेरेंट्स को रात रात को सर्च करना और दिन के टाइम लानवांग जी और विंग को एक दूसरे को चुपके देखना, ये चलता रह काफ़ी दिन तक चलता है। ऐसा करते करते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्ते बाद विंग सोचता है, शायद मेरे माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, मुझे कहीं और देखना चाहिए। तो मुझे अब कहीं और देखना चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ लान क्लान से जाना होगा। लान क्लान से जाने के नाम पे विंग को एक अजीब सा दर्द होता है और वो सोचता है, लान क्लान के जाने के नाम से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर वो कहता है, कल मैं लानवांग जी से बात करूँगा। अब हम देखते हैं कि सुबह के 7 बज चुके हैं तो विंग पहले से ही रेडी होता है। तो वह फिर लानवांग जी के कमरे यानी कि जिंगशी की तरफ जाने लगता है। वह वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से लानवांग जी की आवाज़ आती है, आओ। लानवांग जी को लगा कि शायद कोई डिसिबल होगा तो वो उसे बुला लेता है। विंग अंदर जाता है तो देखता है लानवांग जी शीशे के सामने खड़ा होकर अपने हम फुटी कर रहा था। तो वह एकदम से लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी देखता है कि पीछे कौन है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे विंग होता है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर विंग कहता है, सॉरी मैं इतने सुबह सुबह आ गया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो लाना जी कहता है, कहो। विंग कहता है, मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यह सुनते ही बेचारे लानवांग जी का तो दिल ही टूट जाता है। वो कहता है, क्यों?" फिर विंग कहता है, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि, यह कह के विंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। फिर लानवांग जी उसके करीब जाता है, मीन्स उसके बहुत करीब। फिर उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने पूरी बात बताई भी नहीं है। लानवांग जी उसे कंफ्यूज होकर देखता है तो अब विंग लानवांग जी को पूरा सब सच बता देता है कि वो येलिंग में रहता था। उसके पेरेंट्स सडनली कहीं डिसअपेयर हो गए, खो गए, तो वो उन्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया था। लेकिन वो ये वाली बात नहीं बताता कि जो बेहोश होने का जो भी नाटक था वो सब उसने जानबूझ के किया था। वो इस वाली बात को स्किप कर देता है। तो फिर लानवांग जी कहता है, तो इसका मतलब तुमने रात रात को हमारे क्लान में पूरा ढूंढा? तो विंग हिचकिचाते हुए कहता, हाँ मैंने ढूंढा, लेकिन तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई भी तुम्हारे क्लान का रोल नहीं तोड़ा। लानवांग जी उसको मीन्स एक डिसबिलीव में दिखता है कि भाई कसम भी खा रहा है तो वो भी मेरी। तो विंग कहता है, नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारा ऐसा कोई भी क्लान का रोल नहीं तोड़ा। लानवांग जी कहता है, तो तुम अब कहाँ जाओगे? विंग कहता है, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं जब तक अपने पेरेंट्स को ना ढूंढ लूँ मैं तब तक नहीं रुक सकता। तो लानवांग जी उसे कहता है कि क्या उसने जो बाकी महल्स है वहाँ पे चेक किए? वो कहता है कि महल में वो ज़्यादा नहीं देख पाया, तो बस जितना उसके ब्लैक मैजिक के पास पावर था उसको इनविजिबल करके रखने की, तब तक उसने देखा, बाकी नहीं मिल पाया। तो वो कहता है ठीक है। फिर विंग कहता है, मैं आज जा रहा हूँ सैरी टाउन, मैं 2 दिन वहीं पे रहूँगा, वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो उसके बाद फिर मैं कहीं और देखूँगा। यह कहते हुए विंग की भी आंखें थोड़ी सी भर आती है और सुनते हुए लानवांग जी को भी बहुत अजीब लगता है। फिर वो लानवांग जी को, ठीक है मैं चलता हूँ कह के वहाँ से निकल जाता है और फिर वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उसका मन अजीब होता है, उसका मन बहुत ही भारी 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 सा महसूस होता है उसे। लान क्लान से जाते हुए विंग को एक मन ऐसा करता है कि वो यहीं रुक जाए या फिर लानवांग जी उसे कहे कि प्लीज़ मत जाओ। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी को भी ऐसा मन करता है कि वो विंग को कहीं जाने ना दे, उसे यहीं रखे अपने पास लान क्लान में। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। दोनों की इच्छा सेम है, परंतु दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते और इस तरह विंग लान क्लान से निकल आता है और लानवांग जी वहीं रह जाता है। लगभग 3 घंटे बाद विंग सैरी टाउन पहुँचता है। वहाँ पे वह
सीधा इन में जाता है और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करता है। वहीं लानवांग जी बिना ब्रेकफास्ट किए सीधा क्लास लगाने चला जाता है। विंग थोड़ी देर खाता है, उसके बाद वह इन में ही रूम लेता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है, लगभग 2 घंटे। उसके बाद वह अपना जो भी सर्च मिशन है अपने पेरेंट्स को ढूंढने का, वह स्टार्ट कर देता है। वह सैरी टाउन के हर एक जगह जाता है, हर एक लोगों के से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तो वह दोबारा से अपने इन में आ जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। दूसरी तरफ लानवांग जी आज बहुत उदास होता है। उसकी क्लास में भी कोई इच्छा नहीं होती है, तो वह जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म करके अपने रूम जिंगशी आ जाता है और पूरा दिन वहीं बैठा रहता है। लानवांग जी अपने रूम में होता है, लेकिन उसे विंग की याद आ रही होती है। उसका मन करता है कि वह जाए और विंग को देखे। फिर उसे वो पल याद आते हैं जो उसने विंग के साथ बिताए थे, जब वो इन में था और वो विंग उसके ऊपर गिर गया था। तो ये सब वो याद कर रहा होता है। वो खुद से कहता है कि लानवांग जी, क्या हो गया है तुझे? क्यों तुझे उसकी इतनी याद आती है? फिर ये सोचता है और इसके बाद वो अपने बेड से उठ जाता है और सीधा अपने अंकल की तरफ, मीन्स अंकल के कमरे की तरफ चल पड़ता है। वह वहाँ जाता है, अपने अंकल को बो करता है और कहता है, शिफू, मुझे कल सैरी टाउन जाना था। तो अंकल कहते हैं कुछ काम था? तो लाना जी कहता है हाँ, मुझे कुछ काम है। तो विक्रांत कहता है ठीक है, वहाँ जाओगे तो तुम शिचैन को भी दिखाना और यदि वो ठीक हुआ तो अपने साथ ले आना। जी ठीक है कहता है और वहाँ से निकल पड़ता है, मीन्स अपने जिंगशी की तरफ वापस आ जाता है और फिर दोबारा अपने रूम में आके बैठता है और मन में सोचता है, मुझे पता नहीं विंग, परंतु मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर एक समय मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। यह सोचकर वह थोड़ी देर बैठता है और फिर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग लेटा होता है और उसे भी लानवांग जी की याद आने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एक टाइम विंग और लानवांग जी भी इसी तरीके से इनमें थे और तब विंग लानवांग जी के ऊपर गिर गया था। यह सोचते हुए भी विंग एकदम से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, लेकिन वह कुछ गीला गीला सा महसूस करता है और वह अपनी आंखों के पास अपना हाथ ले जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके आंसू निकल रहे हैं। वह खुद से ही कहता है, विंग, तुझे क्या हो रहा है? क्या तुझे लानवांग जी से इतना सोचते ही वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे ऐसा सोचते हुए बहुत अच्छा लगता है मन में। फिर वो खुद ही सोचता है, लेकिन इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी लानवांग जी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, वहीं वह एक प्रिंस है, लान क्लान का प्रिंस, जिनका कि कल्टीवेशन में अपना ही अलग नाम है। तो हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? सोचकर वह अपने मन को मारते हुए आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि सुबह के 5 बज चुके हैं और लानवांग जी फ्रेश होकर अपने मेडिटेशन करने बैठ जाता है। लगभग 8 बजे तक मेडिटेशन करने के बाद वह उठता है और फिर तैयार होकर सैरी टाउन के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ विंग 7 बजे उठता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह लगभग 9 बजे तक सर्च करता है। उसके बाद वह एक गली में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि लगभग 4-5 वैन सैनिक किसी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और वो लड़की उनसे दया की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो वैन सैनिक उससे मीन्स फिजिकल अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। विंग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा उनके पास जाता है और वह उनसे कहता है, छोड़ दो इसे। वो वैन सैनिक विंग को देखते हैं और देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, तुम क्या लगते हो इसके? तो विंग कहता है, कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी छोड़ दे इसे। वो एक वैन सैनिक आगे आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे हम छोड़ देंगे इसे? ये कहकर वो हंसने लगता है। तो विंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वही दूसरा वैन सैनिक उस लड़की के करीब जाता है और उसके कपड़े को मीन्स बाजू की तरफ से फाड़ देता है और कहता है, लो क्या करोगे अब? विंग इतने में उस वैन सैनिक को एक जोर का पंच मार देता है, जिससे कि वो काफ़ी दूर गिरता है। यह देख के बाकी वैन सैनिक भी विंग पर हमला कर देते हैं,
लेकिन विंग 5 मिनट में ही उन सबको धूल चटा देता है और वह फिर उस लड़की के करीब जाता है और उसे अपना रोप उड़ा देता है। मीन्स उसको उस रोप से कवर कर देता है और फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ कैसे। तो वो बताती है कि वो यहीं पे पास में ही एक घर में रहती है और हमेशा ये वैनसोनिक आके उसे परेशान करते हैं। तो विंग उसे उसके घर तक छोड़ देता है और कहता है सेफ रहो, ये कह के वह बाहर आ जाता है। तो वो लड़की विंग से कहती है थैंक यू तुम्हारा। विंग प्यार से उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं, ये कहकर वो वापस जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लानवांग जी दूर से उसे घूर रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है जब विंग उस लड़की के सर पे हाथ रखता है। उसे अलग से जलन महसूस होती है, बहुत जलन। उसे मन करता है विंग को पूछे कि क्यों उसने दूसरी लड़की को टच किया। तो फ्रेंड्स, इसमें यह था कि जब विंग उन लोगों से लड़ रहा था तब लानवांग जी ने उसे देख लिया था। लानवांग जी उसकी हेल्प करने जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि विंग ने तो उनको एक चुटकी में धूल चटा दिया है, तो वह ऐसे ही देखते रहता है कि अब ये क्या करेगा। फिर आगे विंग धीरे धीरे कदमों से दोबारा से सैरी टाउन की ओर जाने लगता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मानो पीछे से कोई उसके हमला करने वाला है। तो एकदम से वह उसके हमले को डॉज कर देता है। तो वह देखता है वह और कोई नहीं, वह लानवांग जी होता है। और इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी वाली और रोमांटिक सी फाइट होती है। रोमांटिक इन द सेंस मीन्स जो लानवांग जी है फाइटिंग के बहाने से विंग को इधर उधर टच कर रहा होता है, बट गलत तरीके से नहीं, इन अ रोमांटिक वे। ये देखकर विंग एक स्माइल करता है और फिर फाइटिंग करते वक्त कहता है लानवांग जी तुम यहाँ कैसे। लानवांग जी कहता है बस यूं ही काम है। विंग कहता है काम है या फिर तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। लानवांग जी कुछ नहीं कहता और इस तरीके से लगभग आधे घंटे बाद दोनों फाइट ब्रेक करते हैं। और फिर लानवांग जी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स मिले। तो विंग कहता है नहीं, अभी तक नहीं। फिर लानवांग जी उसे कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूँ। यह सुन के विंग बहुत खुश होता है और कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे शिफू अलाउ करेंगे मेरे साथ जाना। लानवांग जी कहता है मैं पूछूंगा उनसे। फिर वह थोड़ी देर बातें करते हैं और इस तरीके से फिर जो है लानवांग जी विंग से कहता है कि मैं हर दिन आऊँगा इसी तरीके से और फिर हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स को सर्च करेंगे। यह कहकर फिर वह वहाँ से चला जाता है सैरी टाउन से लानक्लान वापस। और हर दिन वह कुछ ना कुछ बहाना करके सैरी टाउन आता और फिर विंग के साथ टाइम स्पेंड करता। लगभग एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहता है और अब हम देखते हैं कि स्टैन भी उसी दिन लानवांग जी से पहले अपने लानक्लान पहुंच चुके थे। मीन्स मेंग्याओ ने उन्हें लानक्लान में पहुंचा दिया था। और फिर से चैन नोटिस करते हैं कि लानवांग जी हर सुबह सुबह सही टाउन में निकल जाता है, लेकिन वो लानवांग जी से कुछ नहीं पूछता। वहीं दूसरी तरफ लैन किरैन को भी थोड़ा सा कुछ डाउट होने लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि लानवांग जी खुद आकर उन्हें बता देगा, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही विंग और लानवांग जी मिलते मिलते लगभग 10 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विंग लानवांग जी से कहता है लंजा तुम हर दिन मेरी हेल्प करने आते हो, क्यों। तो लानवांग जी कहता है विंग क्योंकि, और क्योंकि वह क्योंकि में ही अटक जाता है। फिर विंग कहता है हाँ क्योंकि। फिर लानवांग जी उसे कन्फेस कर देता है कि वह उससे प्यार करता है, इसीलिए वह हमेशा उसको यहाँ पे देखने आता है। फिर विंग भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि नांजा तुम्हारे शिफू नहीं मानेंगे, क्योंकि ना मैं किसी क्लान से बिलोंग करता हूँ और ना ही मेरे पेरेंट्स का कुछ अभी पता चला है। लानवांग जी कहता है विंग मुझे तुम्हारे किसी क्लान से होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है तो तुमसे। मैं शिफू को मना लूँगा। विंग कहता है सच में। लानवांग जी करता है। फिर विंग उसको गले लगाता है और फिर थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं और फिर लानवांग जी वापस अपने क्लान में आ जाता है। ऐसे और लगभग और 1 महीना निकल जाता है। लानवांग जी सुबह सुबह उठता और उसके बाद वो डायरेक्ट सैरी टाउन आता। फिर वहाँ से वो लोग दूसरे क्लान में विंग के पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। हालांकि विंग ने पहले भी वो क्लान देख लिए थे, फिर भी लानवांग जी दोबारा से रीअश्योर होने चाहता था। इस तरीके से उनके दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन विंग कहता है लंजा तुम अपने अंकल से कब बात करोगे। तो लानवांग जी कहता है विंग मैं कल ही उनसे बात करूँगा, तब तक तुम मेरे इंतज़ार करोगे। तो विंग कहता है हाँ लांजा मैं इंतज़ार करूँगा।
ऐसा कहता है और फिर वही रात हो जाती है। तो उससे पहले लानवांग जी अपने क्लान पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं सुबह का सीन है। लानवांग जी अपने शिफू के सामने हैं और वो अपने अंकल से कहता है, शिफू मुझे आपसे कुछ कहना है। अंकल किरण कहते हैं, हाँ कहो। तो लानवांग जी कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसे यहाँ पे लाना चाहता हूँ। लैन किरण अपने हाथ की मुठियाँ कसते हैं और कहते हैं, कौन है वो? तो लानवांग जी बता देता है कि विंग। ये सुनकर लैन किरण कहते हैं, तुम्हारा और उसका मिलना संभव नहीं है। तो लानवांग जी कहता है, क्यों? तो किरण कहता है कि वो किसी क्लान से संबंध नहीं रखता, तो ऐसे पर्सन के साथ हम कैसे तुम्हारी शादी कर सकते हैं। लेकिन लानवांग जी मानता नहीं है। वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि वो शादी करेगा तो बस विंग से। और इस तरह वो अपने जो भी है शिवू के भी अगेंस्ट चला जाता है और वह फिर वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और जाके अपने जिंगशी में बैठ जाता है। और तब लैन किरण वहाँ पे गुस्से से इधर उधर चल रहे थे हैं। तभी एक एल्डर आता है और उनसे पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं। तो वो सब चीज़ उस एल्डर को बता देते हैं। तब वह एल्डर लैन किरण को थोड़ा कुछ सलाह मशवरा देता है, जिसे सुनकर लैन किरण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर वह शिचैन को बुलावा भेजते हैं। लगभग 10 मिनट में शिचैन वहाँ आ जाते हैं। तो लैन किरण शिचैन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ काम के लिए जिन क्लान जाना होगा, वहाँ पे कुछ काम है हमारा। और कुछ बहाना करके वो उसे दोबारा से जिन क्लान भेज देते हैं तुरंत, लगभग 1 घंटे में। और 1 घंटे बाद वो दोबारा से लानवांग जी को अपने डिसिपल्स को भेज के बुलाते हैं। लानवांग जी वहाँ आता है। फिर लैन किरण लानवांग जी से कहते हैं, जैसा कि तुम विंग को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें हमारे क्लान को छोड़ना होगा। वो सोचते हैं कि शायद लानवांग जी ये चीज़ नहीं मानेगा। तो लेकिन लानवांग जी कहता है, ठीक है शिफू, मैं आपका क्लान छोड़ दूंगा। लैन किरण का ये सुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो कहते हैं, लानवांग जी। लेकिन लानवांग जी अपने बातों से बिल्कुल नहीं हटता। फिर लैन किरण कहते हैं, इसके साथ साथ तुम्हें 300 लैशेस भी खाने पड़ेंगे, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो और किसी और को, यानी कि हमारे क्लान के अलावा किसी और से, ऐसे पर्सन जिसका कोई क्लान नहीं है, उसको अपना सकते हो। तो लैन वांगजी मान जाता है और फिर लैन लैन के रैन जो है एक डिसिबल को कह के विप मंगाने के लिए बोलता है, जिससे कि लैन वांगजी को मारा जाए। और फिर वही वॉल ऑफ रूल्स के सामने उसे, मीन्स यानी कि लैन वांगजी को सभी एल्डर्स और सभी डिसिपल्स के साथ में 300 लैशेस मारे जाते हैं। 300 लैशेस का मार खाते खाते लैन वांगजी ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी से उसे हीलर रूम में ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। लैन किरण को अपने नेफ्यू को ऐसे देखते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन वह सोचता है मन में, लैनवांग जी, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। यह सोचता होगा। हीलर से कहता है कि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो अभी। तभी एक डिसिपल जिसका नाम की जिंगी होता है, वह लैन चिचैन को यह मैसेज भेज देता है कि लैनवांग जी को मिस्टर लान ने 300 लैशेस की सज़ा दी है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों। तो यह सुनते ही लैन चिचैन बिना कुछ कहे जिन क्लान में वो वैसे ही वापस आ जाता है, मीन्स आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग उस दिन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज लानवांग जी अपने अंकल से बात करके कल वह मिलने आएगा उससे, और वह बहुत खुशी से नाच रहा होता है। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, ऐसी बेचैनी जैसे मानो कि उसका कोई अपना बहुत खतरे में हो। और फिर वैसे ही विंग का दिन पूरा ऐसे ही गुजर जाता है। वैसे ही वहीं दूसरी तरफ लान चिचैन भागते भागते अपने क्लान पहुंचते हैं और वह सीधा हीलर रूम में जाते हैं। हीलर रूम में लानवांग जी को वैसे बेसुध पड़ा देख शिचैन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो थोड़ा थोड़ा लानवांग जी के पास जाता है और कहता है, लानवांग जी, अजान, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारी हालत? शिफू, क्यों? इतने में लैन लैन को डिसिप्लिन बता देता है कि लैन चिचैन सीधा आके हीलर रूम में जा चुके हैं। लैन किरण भी वहाँ आ जाता है और कहता है, लैन चिचैन, तुम जिन क्लान में बिना बताए कैसे आ गए? लैन चिचैन उठता है और सीधा अपने शिफू के पास जाके कहता है, शिफू, क्या हुआ वांग जी को? आपने उसे क्यों ऐसी इतनी बड़ी सजा दी? क्या गलती की थी उसने? बताइए। लैन किरण कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि
तुम्हें यह बात नहीं जानो तो बढ़िया रहेगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लैंस चैन आंखों में आंसू लिए दोबारा से अपने भाई की तरफ आते हैं और फिर रोने लगते हैं। और इसी तरीके से उनका जो आज का दिन है बीत जाता है। विंग सुबह से लानवांग जी का वेट करता है, लेकिन सुबह से शाम, शाम से दोपहर, मीन्स पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन लानवांग जी नहीं आता। ऐसे ही करते करते लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन लानवांग जी का कुछ पता नहीं चलता। 1 हफ्ते बाद विंग को लगता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है, बल्कि वह लान क्लान की तरफ वापस आने लगता है और लान क्लान के गेट में उसे डिसिपल्स रोक देते हैं, क्योंकि लैन कुरैन ने पहले से ही डिसिपल्स को क्या कह रखा था कि जब विंग वापस आए तो उसे वहीं रोक दो और उसे ये कह देना कि लानवांग जी उससे नहीं मिलना चाहता। तो डिसिपल वैसे ही लैन कुरैन के बताए अनुसार विंग से कहते हैं कि हांगवांग जून आपसे नहीं मिलना चाहते और अब से लगभग 1 हफ्ते बाद उनकी शादी है। यह कहकर वो विंग को वहाँ से भेज देते हैं वापस। विंग आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस मुड़ जाता है और सीधा यीलिंग में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे वही सीन है जो ये मैंने बताया था जंगल वाला, जिसमें विंग रो रहा है। अब हम अपने मेन स्टोरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, लेकिन लानवांग जी की जो हालत है उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कहो कि लानवांग जी उसमें सुधार लाना ही नहीं चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ विंग तो एक जिंदा लाश बन गया है। वह दिन भर अपने माता पिता की खोज करता है और रात में किसी भी जंगल में या पेड़ के नीचे कहीं पे भी जाके जगह मिले तो वहाँ पे सो जाता है। और जब लानवांग जी की उसे ज़्यादा याद आती है तो वह मदिरा पी के अपना मन बहलाता है। इस तरीके से विंग के दिन बीते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लगभग और 1 महीना बीत चुका है और लानवांग जी की स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं आया है। हाल बल्कि लानवांग जी की जो हालत है और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। उसके दिल की धड़कन भी अब बहुत धीमी चलने लगी है और जो घाव है वो भर ही नहीं रहे, बल्कि ऐसा लगता है मानो वो घाव और बढ़ते जा रहे हो। यह देखकर लैंस चैन बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ की लैन करेन भी घबरा जाता है, क्योंकि वो तो बस लानवांग जी की खुशी चाहता था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। तो वो जल्दी से हीलर को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हीलर कहता है, मास्टर लान, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हांगवांग जून खुद नहीं चाहते कि वो ठीक हो, तभी जो इनके घाव है वो भर नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो इनको बचा पाना मुश्किल हो पाएगा। यह सुनते ही लैंस चैन और लैन किरण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दोनों सन्न रह जाते हैं। तब लैंस चैन आंखों में आंसू लेकर लैन किरण की तरफ देखता है और कहता है, शिफू, मिल गया आपको खुशी, मिल गया आपको दिल की तसल्ली। अभी भी आप नहीं बता रहे कि आपने मेरे भाई आजान को क्यों दी थी वो सज़ा। अब भी आप चुप हैं, बताओ क्यों किया था आपने ये सब। यह सुनकर लान किरण बहुत ही हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि जो है लानवांग जी विंग से, मीन्स जो यहाँ पे आया था डिसिपल, उससे बहुत प्यार करता था और वो उससे शादी करने के लिए कह रहा था। तो उसने लानवांग जी के सामने यह शर्त रखी थी कि उसको ये क्लान छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको 300 लैशेस खाने पड़ेंगे। उसने सोचा था कि उसके ये शर्त रखने से लानवांग जी मना कर देगा, लेकिन लानवांग जी ने मना नहीं किया और उसने 300 लैशेस खाए, जिसकी वजह से उसकी हालत ये हो गई है। ये सुनते ही लैंस चैन बहुत हैरान हो जाते हैं और अपने शिफू देखते हुए कहते हैं, शिफू, यदि वो एक क्लान से बिलोंग नहीं करता तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे शादी करने का हक नहीं है या फिर उसे खुश रहने का हक नहीं है। क्यों शिफू? हमारा लैंड क्लान तो हमेशा उसूलों में चलता आया है, हमेशा वो लोगों को एक समान नज़रों से दिखता है, तो फिर क्यों? आप ही तो वो इंसान है ना जो हर डिसिपल को हर बार यही क्लास में सिखाते हैं कि सभी इंसान एक समान होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और देखो, आज आपने ही उसी चीज़ के लिए एक ऐसे निर्दोष इंसान को सजा दी जिसकी वजह से अब वो अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है। शिफू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर लैंस चैन वहाँ से रोते हुए चला जाता है। लैन किरण को अब अपने किए पे पछतावा होता है, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे जो लैन क्लान है, उनका जो एंसेस्टर है, उनका यही असूल होता है कि भाई सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी क्लान से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी। तो वो सोचते हैं, क्या क्या मैंने अपने क्लान का रूल खुद तोड़ दिया। तो सोचकर वो उनसे ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर रोने लगते हैं
वहाँ हीलर जो होता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम लैन किरण को ऐसे रोते हुए देखा था। फिर वो लैन किरण को उठाने आता है तो लैन किरण सीधा लालवांग जी के पास जाते हैं और उसके फेस पे हाथ रख के कहते हैं, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ आजान, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे शिफू हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कब अपने मार्ग से भटक जाऊंगा और मैं इतना बड़ा गलत निर्णय ले लूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उठो वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपने शिफू को माफ़ करो, एक बार। यह कहकर वो रोने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है हांशी लैंची चैन के रूम में। तो वो देखता है कि वहाँ पे लैंची चैन नहीं है। तो वह पूरे क्लान में लैंची चैन को ढूंढता है। तो तभी वही डिसिपल यानी कि जिंगी आके कहता है कि मास्टर लान वजुन कहीं चले गए। तो रन डर जाते हैं। तो वो सोचता है नहीं, कहाँ चला गया वो। तो जिंगी कहता है वो शायद मास्टर वी को ढूंढने गए हैं। उन्होंने कहा है कि मास्टर वो को वी को लेने के बाद ही वो यहाँ पे आएंगे। लैन किरण अब आंसू में ली आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आते हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि लगभग 2 घंटे बाद लैंची चैन सरी टाउन पहुँच गया है और वह हर जगह विंग को ढूंढ रहा है और साथ ही उनके साथ 2 डिसिपल्स हैं जो विंग को ढूंढ रहे हैं। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उन्हें विंग का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। तो वो लगभग रात के 9 बजे एक इन में ठहरे होते हैं और वह वहाँ पे कुछ खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी सुनता है, मीन्स लोगों को बात करते सुनता है कि अरे तुम्हें पता है वो लड़का जो हमेशा दिन में पता नहीं किसे तलाश करता है और दिन रात के समय बहुत ज़्यादा मदिरा का इस्तेमाल करता है। मैंने सुना है वो कहीं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बेजान पड़ा हुआ है। ये सुनते ही जेवाजुन एकदम से डर जाते हैं और वो सीधा सीधा उन दोनों के पास जाके पूछते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक लड़का है जो हमेशा इसी इन में आता था और वह दिन के समय हमेशा किसी को ढूंढता है और फिर रात के समय यहाँ पे आके मदिरा का सेवन करता है और फिर निकल जाता है। तो वही लड़का शायद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। चैन जल्दी जल्दी अपने जो भी खाने का बिल देकर अपने डिसिपल्स के साथ वहाँ से निकल जाता है और फिर वह तलवार के थ्रू उड़ते हुए उसी जगह पे यानी कि यिलिंग में आके विंग को ढूंढने लगता है। उन्हें विंग कहीं नहीं मिलता। तभी एक डिसिपल की नज़र जाती है एक पहाड़ी पे जिसमें कि शायद कोई एक लड़का खड़ा हो। तो जेवाजुन जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं और उसको छलांग मारने से पहले, मीन्स वो शायद जंप करने वाला था, उससे पहले वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग। विंग एकदम से पीछे दिखता है तो दिखता है कि यह एक शख्स है, इसका फेस लगभग लनवंग जी की तरह है। तो पीछे मुड़ता और कहता है लांजा तुम आगे आगे तुम मेरे लिए। यह कहकर वह जेवाजुन के बाहों में ही बेहोश हो जाता है। जेवाजुन देखते हैं कि विंग ने बहुत ही शराब पी हुई है तो वो उसको दोबारा से मीन्स यिलिंग में छोटा मोटा इन ढूंढ के उस पर ले आते हैं और उसको एक कमरे में रख देते हैं। खुद भी उसी कमरे में रुकते हैं लेकिन दोनों के लिए बेड अलग अलग रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके भाई का होने वाला जो भी है लवर टाइप। लगभग सुबह के 10-11 बजे विंग को होश आता है तो वो देखता है कि वह किसी इन में है। फिर वो रात का कुछ याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। फिर वह उठता है। विंग देखता है कि सामने एक शख्स है जिसकी शक्ल हूबहू लानवंग जी से मिलती है। तो वह कहता है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया। तो लैंची चैन बताते हैं कि मैं लानवंग जी का भाई हूँ। यह सुनकर विंग को कुछ अजीब लगता है मन में और वो कहता है क्यों, अब उसने आपको यहाँ क्यों भेजा है। उसे शादी करके अपनी लाइफ में खुश होना चाहिए, फिर लेकिन उसने आपको यहाँ क्यों भेजा। क्या आप वह यही जानना चाहता था कि मैं कैसा हूँ या फिर ये देखने के लिए कि मैं उसके बिना कैसे जी रहा हूँ। यह कहते हुए विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लैंसी चैन वीक से पूछते हैं नहीं वीक होंगे आप गलत समझ रहे हैं, आपको किसने कहा कि वांग जी की शादी हो गई है। तो विंग आंसू बदले नजरों से लान चिचन को देखता और कहता है आपके डिसिपल्स ने ही कहा था जो मेन गेट में रहते हैं लान क्लान के। यह सुनकर लैन चिचन अपने हाथ की मुट्ठियाँ कसता और कहता है वी खोंगसा, उन्होंने आपसे झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर लैन चिचन उसे बता देता है कि लानवांग जी ने शादी नहीं की बल्कि उसको ऐसी ऐसी पनिशमेंट मिली है जिसकी वजह से अब उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है।
यह सुनकर विंग का तो ऐसा होता है मानो कलेजा ही फट जाएगा। वह जल्दी जल्दी से उठता है अपने बिस्तर से और कहता है, कहाँ कहाँ है लांजा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर वो दोनों तैयार होते हैं और फिर लान प्लान की तरफ निकल पड़ते हैं। लैंची चैन विंग को जल्दी से लान प्लान लाता है और फिर उसे हीलर रूम में ले जाता है। हीलर रूम में पहुंचते ही विंग के कदम मानो जम से जाते हैं जब वह देखता है कि लानवांग जी बेसुध अवस्था में बेड में पड़ा हुआ है और जिसकी पीठ पे बहुत सारे घाव के निशान हैं। और वो निशान ऐसा लगता है कि भाई दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। विंग आंखों में आंसू लिए बहुत ही धीरे धीरे कदमों से नजदीक जाता है और फिर लानवांग जी का फेस देखने लगता है। ऐसा लगता है कि लानवांग जी के शरीर में कोई जान ही ना बची हो। पूरा फेस यानी कि पूरी बॉडी जो है बहुत ही सफ़ेद हो चुकी है, मानो खून का एक कतरा भी ना बचा उसके शरीर में। लानवांग जी की आंखें भी अंदर को धंस चुकी है और उसका मीन्स पूरा जो शरीर है वो भी काफ़ी सूख चुका है। मतलब लानवांग जी के बॉडी काफ़ी फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं। लानवांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग बहुत रोता है और कहता है, लांजा। फिर विंग कहता है, लांजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और अब तक मैं तुम्हें गलत ही समझता आ रहा था। मैं कैसे उन लोगों की बात में आ सकता हूँ। मुझे एक बार आना चाहिए था और तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हारी हालत को देखना चाहिए था। मैं कितना पागल हूँ, यह कहकर वो रोने लगता है। पीछे से एंशिशन आते हैं और विंग के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, वही गोंगसा प्लीज़ संभालो अपने आप को। उतने में वहाँ पे हीलर आता है तो वह एंशिशन को देख के वो करता है और विंग को देख के भी। फिर विंग पूछता है कि लंची की हालत कैसी है, तो हीलर बताता है कि हालत में कोई सुधार नहीं है क्योंकि लानवांग जी की जो बॉडी है वो कोई भी मेडिसिन के लिए रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसा लगता है मानो कि वो खुद से ठीक नहीं होना चाहते हैं। विंग ये सोचिए बहुत उदास हो जाता है। फिर वह लानवांग जी के करीब जाता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, लांजा मैं आ गया हूँ तुम्हारा विंग, क्या तुम अब भी ठीक नहीं होगे? क्या अब भी तुम ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहोगे? यह कहकर विंग रोने लगता है और उसके आंसू की बूंदें जो है लानवांग जी के फेस पे गिरती है। क्योंकि जो विंग है वो थोड़ा सा मीन्स अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, फिर भी वो लानवांग जी से थोड़ा सा हाइट में लंबा लग रहा है क्योंकि लानवांग जी को तो नॉर्मली बिस्तर पे लेटाया हुआ है। तो विंग के जैसे ही आंसू की बूंद लानवांग जी के फेस पे गिरती है तो अपने हैंड्स की थोड़ी बहुत वो मूवमेंट करने लगता है। इसको देखकर डॉक्टर और लैंसीचन भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि लानवांग जी ने धीरे धीरे हल्की अपनी आँख खोली है और फिर वह विंग को देखता है। फिर वह अपने हाथ धीरे धीरे से विंग की तरफ ले जाता है और उसके गालों को छूता है, जिसे देखकर विंग एकदम से खुश हो जाता है और रोते हुए कहता है, लांजा तुम उठ गए, प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। देखो देखो तुम्हारे गगा भी मान गए, तुम्हारे शिफू भी मान गए। ये कहकर वो लानवांग जी को गले लगाता है। लानवांग जी थोड़ी देर ऐसे बैठता है और उसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। विंग पैनिक करने लगता है तो डॉक्टर कहता है, वी गोंगसा घबराने की बात नहीं है। वो इतने दिनों बाद उन्होंने अपना मीन्स आँख खोली है और इतने दिनों बाद उन्हें अपना हाथ यूज़ मीन्स चलाया है, तो इस वजह से वो थक के दोबारा से बेहोश हो गए हैं। तो अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, बस उन्हें हील होने में थोड़ा सा 1-2 महीने लग जाएगा, बट वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर हीलर की आंखों में भी आंसू आ जाता है। विंग वहीं बैठ जाता है। हीलर यह बात लैन क्रेन को भी बता देता है कि विंग के आने से लानवांग जी ने आंखें खोली और उसने विंग को छुआ था। यह सुन के लैन क्रेन को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने नेफ्यू का प्यार कैसे छीन सकता हूँ। फिर वो मन में कहते हैं, विंग विभीषण प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा और लानवांग जी का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं और फिर वह हीलर रूम की तरफ निकल पड़ता है। हीलर रूम में वो पहुंचता है तो देखता है कि विंग लानवांग जी के साथ में ही बैठा हुआ है और लैंसचैन भी वहीं खड़े हैं। लैन कुरैन को देखकर विंग एकदम से घबरा जाता है और वह वहीं थोड़ा सा मीन्स अनईजीनेस फील करने लगता है। कुरैन ये समझ जाते हैं और फिर वह विंग के पास आके कहते हैं, विभूषण मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अपने नेफ्यू के भलाई के लिए किया। यह कह के वो अपना हाथ जोड़ते हैं तो विंग एकदम से लैन क्रेन के हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ अंकल मत कीजिए ऐसा, शायद आपकी जगह पे यदि मेरे पेरेंट्स होते तो वो भी यही सोचते। मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई
नाराज़गी या फिर गिले शिकवे नहीं है। यह कहकर विंग लानवांग जी की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि ऐसे देखते देखते लगभग 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और विंग पूरे मन लगाकर लानवांग जी की सेवा करता है। अब तो हीलर को भी लानवांग जी की केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विंग ने पूरा कार्यभार संभाल लिया है। उसने हीलर से सब कुछ पूछ लिया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो वह पूरा लानवांग जी की केयर कर रहा है। इसे देखकर लैन चैन और लैन करन बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि लानवांग जी की हालत अब काफ़ी सुधर चुकी है। अब वह खुद उठ के मीन्स पीठ के बल बैठ सकता है बिस्तर पे, और वह थोड़े बहुत बातें करने लग गया है। उसके ज़ख्म जो है वो भी ऑलमोस्ट भरने वाले हैं सभी। और देखते देखते ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और लानवांग जी अब पूरी तरीके से तो नहीं, बट ये है कि वो अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम वगैरह ये सब जा सकता है और बहुत गार्डन तक घुमा सकता है। विंग आजकल लानवांग जी के ही जिंगशी में रहता है, और जिससे कि लैन चैन और लैन के रैन को कोई भी आपत्ति नहीं है। आजकल तो विंग का वही फिर से चुलबुलापन, नटखट सोचोपन था, वो दोबारा से बाहर आ चुका है। और लैन के रैन भी अब इससे उनको किसी तरह की आपत्ति नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश होते हैं विंग की हरकतों को देखकर। लैन चैन जो कि पहले अपने अंकल से खफा खफा रहते थे, अब वो भी ठीक हो गए हैं और दोनों के बीच अब बातें स्टार्ट हो गई है। एक दिन विंग और लानवांग जी अपने कमरे में होते हैं, तभी लैन किरण लैन चैन के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ बात करनी है। फिर लानवांग जी और विंग बैठ जाते हैं, तो लैन चैन कहते हैं कि वांग जी, हम चाहते हैं कि मास्टर वे और तुम शादी कर लो। यह सुनकर विंग और लानवांग जी दोनों हैरान हो जाते हैं। और फिर लैन चैन कहता है, और विंग, शादी के बाद तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ है। विंग कहता है, गा सरप्राइज़ क्या है, प्लीज़ बताओ ना मुझे। लंच चैन कहता है, नहीं अभी नहीं, उसी दिन। तो ठीक है कहता है, और वो शादी की जो तारीख है वो आज से 2 दिन बाद का रखते हैं। तो इस तरीके से पूरे क्लान में शादी की तैयारी हो जाती है और बाकी क्लान्स को भी इन्विटेशन दिया जाता है। आज शादी का दिन है और विंग बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता है और कहता है, माँ बाबा, अगर आज आप होते तो देखते कि आपका आइन कितना सुंदर लग रहा है, और आज वो अपने लानजान से शादी करने वाला है। यह सोच के उसके आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो उसे पहुंच देता है। तभी लैंच चैन वहाँ आते हैं और कहते हैं, चलो विंग, शादी का टाइम हो गया। और फिर वह उन्हें एंसेस्टर हॉल में लाता है, जिसमें कि लानवांग जी ऑलरेडी वहीं पे होता है। और फिर इस तरीके से जो उनकी शादी स्टार्ट हो जाती है, वो अर्थ और हेवन को बो करते हैं। उसके बाद खुद को, सॉरी, एंचेस्टर को और फिर खुद को, और इस तरीके से उनका जो 3 बॉस है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो है लानवांग जी विंग को उसके फोrehead पे किस करता है और शादी को लॉक करता है। और थर्ड में वही टी सेरेमनी होती है, जिसमें कि दोनों को टी दिया जाता है और दोनों हाथ टैंगल करके टी पीते हैं, और इस तरीके से फाइनल उनका शादी हो जाता है। तो प्रीस्ट कहता है, अब आप हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। फिर विंग जल्दी जल्दी लेट्स चैन की तरफ देखता है और कहता है, काका, आपने कहा था ना कि मेरे लिए सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ क्या है बताओ। लेट्स चैन एकदम से वहाँ से हट जाते हैं, तो देखते हैं कि विंग के पेरेंट्स होते हैं लेंस चैन के पीछे। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और वो भागा भागा जाता है और कहता है, माँ बाबा, ये कह के वो अपने पेरेंट्स को गले लगाता है और कहता है, आप लोग कहाँ चले गए थे, मैंने आप लोग को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, करके वो रोने लगता है। तब कांग से शरण को गले लगाती और कहती है, प्लीज़ विंग, हमें माफ़ करना, हम तुम्हें बता नहीं पाए थे, हम तुम्हें बताने वाले थे, लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम इसमें फ्लैश में देखते हैं कि जो जो ये वी चांगसे और खांगसेरन है, ये एक्चुअल में डीमन वर्ल्ड के किंग और क्वीन हैं, और विंग वहाँ का मीन्स की प्रिंस। तो वो लोग वहाँ से किसी से भाग के आए थे शायद, जो वी चांगसे का जो भैया है, जो बड़ा ब्रदर वी चैंग, वह वी चांगसे और उसके वाइफ को मारना चाहता था और प्लस उसके बेटे को भी। तो इसीलिए वो वी चांगसे और खांगसेरन को ढूंढते ढूंढते कल्टीवेशन वर्ल्ड तक आ गए थे। तो उनको पता ना चल जाए कि विंग भी उनका बेटा जिंदा है, बल्कि वो लोग वहाँ से भाग गए थे और दोबारा से डेमन वर्ल्ड में चले गए थे, और इस कारण से उन्हें टाइम भी नहीं मिला विंग को ये सब एक्सप्लेन करने का। फिर वी चांग से कहता है, प्लीज़ आइन बेटे, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन हम नहीं बता पाए। क्लानवांग जी भी पीछे से आ जाता है, तो विंग कहता है, कोई बात नहीं आई बाबा, अब आप मुझे मिल गए हो ना, तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और फिर वो थोड़ा स्माइल करता है। क्लानवांग जी भी उन्हें बो करता है। फिर वो दोनों
मीन्स वी चांग से और कांग से सरन लानवांग जी और विंग को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर वो कहते हैं आइंग अब हमें जाना होगा, अब वहाँ के क्वीन और किंग है तो हमें वहाँ पे देखना होगा हमारे डीमन वर्ल्ड में, लेकिन हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। और हाँ, कुछ सालों बाद यानी कि अब से 100 सालों बाद जब हम रहेंगे तो तुम्हें ही वो डीमन वर्ल्ड संभालना होगा लानवांग जी के साथ। विंग लानवांग जी और लैन कुरैन को देखता है तो लैन कुरैन करते हुए हाँ करता है, तो विंग खुश होकर कहता है ठीक है बाबा कहते हैं, और देखते ही देखते वी चांग से और कांग से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर वही खाने की सेरेमनी होती है। उसके बाद विंग और लानवांग जी अपने कैबिन यानी कि जिंगशी में आ जाते हैं और फिर अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे बिना किसी नोटिस के स्टार्ट कर देते हैं। और इनका ये सेशन लगभग 2 घंटे, हाँ मान लो 2 घंटे तक चलता है। और फिर ऐसे ही 2-3 राउंड होने के बाद थक हार के वो सुबह के 4 बजे सो जाते हैं और फिर सुबह नहीं दोपहर के लगभग 12 बजे उठते हैं। फिर लानवांग जी उठता है और फिर वो विंग को भी उठाता है। तब तक वो उठ के मीन्स उसने ब्रेकफास्ट वगैरह सब अपने जिंगशी में ही बना दिया होता है और फिर इस तरह से वो विंग को खाना खिलाता है और उसके बाद वह एक पेन किलर देता है। इस तरीके से विंग और लानवांग जी की जो लाइफ है बहुत ही हंसी खुशी बीत रही होती है। लगभग 1 महीने बाद विंग को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। वो तभी लानवांग जी उसे उठाकर हीलर रूम में ले जाता है, तो हीलर उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर 2-3 बार चेक करने के बाद वो कहता है कि सलान बधाई हो, आपका हायर आने वाला है। यह कहकर तीनों लेंस थोड़े से के बक्के रहते हैं। फिर हीलर उन्हें समझा देता है कि भाई ये डीमन वर्ड से है, तो कई डीमन ऐसे होते हैं जो कि बेबी मेल होके भी बेबी दे सकते हैं, तो शायद इसी वजह से विंग है जो प्रेग्नेंट हुआ है। तो ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं और विंग के प्रेगनेंसी के दिन चलते जाते हैं। डीमन वर्ल्ड में भी कांग से सरन और वी चांग से को पता चल जाता है कि विंग जब प्रेग्नेंट है, तो वो भी उसे मिलने आते हैं और विंग को ढेर सारा गिफ्ट लेके आते हैं। और इस तरह से देखते देखते लगभग 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने बाद सरन खुद आती है और विंग का जो डिलीवरी है वो खुद करती है, क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड से है तो उन्हें पता है कि मेल्स की जब डिलीवरी करनी होती है तो कैसे करनी होती है। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना विंग को पेन दिए बेबी का डिलीवर कर देती है और वह एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है। फिर वह उसे विंग को पकड़ाती है, विंग उसको माथे पे किस करता है और फिर विंग को बच्चे को बाहर लाती है और लानवांग जी के हाथों में थमा देती है। लानवांग जी अपने बेबी को देख के बहुत खुश होता है। तभी लैन चैन और लैन कुरैन आते हैं और कहते हैं लानवांग जी हमें भी दो, हमें भी दिखाओ। लैन चैन बच्चे को लेते हैं, उसके बाद लैन कुरैन, तो तीनों बहुत खुश होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सोच रहे होंगे कि लैन चैन को विंग के पेरेंट्स कैसे मिले, तो जैसे कि लैन चैन अपने क्लान के काम के रिगार्डिंग दूसरे क्लान्स में जाते रहते हैं, तो एक बार इसी तरह वह वैन क्लान गए थे। वहाँ पे वह इनमें खाना खा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र जाती है सामने वाले टेबल पे, जिसमें कि 2 मीन्स कपल बैठा होता है, जिनका कि जो रोप्स हैं वो सेम विंग की तरह होते हैं। और वो उनकी बात सुनता है, तो उनमें से जो महिला है वह कहती है चांग से हमारा भी कैसा होगा, कहाँ होगा, हमें शायद उसे बता के जाना चाहिए था। तभी वो मेल कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है हमारे पास इतना समय नहीं था। यदि हम वेट करते तो हमें अपना क्लान खो सकते थे हम, या फिर हमारा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो सकता था। यह सुनकर लैन चैन उठता है अपनी जगह से और फिर वह जाके उनके सामने खड़ा होकर पूछता है कि आप किस विंग की बात कर रहे हैं। और यह कह के वो फिर विंग का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देता है कि ऐसा वैसा। तो वो कहते हैं हाँ वो हमारा ही विंग है। फिर कांग से सरन और वी चांग से बताते हैं कि एक्चुअली में वो डीमन वर्ल्ड के किंग और क्वीन हैं। तो जब विंग बहुत छोटा था तब वो लोग वहाँ से भाग के कल्टिवेशन वर्ल्ड में आ गए थे, क्योंकि जो वी चांग से का जो ब्रदर है वो विंग को मारना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि बस जो डीमन वर्ल्ड में वही राज करे। इस कारण से वो लोग यहाँ पे भाग के आ गए थे। और काफ़ी साल रुकने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ पे वो जो वी चांग से का ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा मीन्स उत्पात मचा रहा है, अपनी मनमानी करता है। और फिर बाद में वह वी चांग से और कांग से सेरन के परिवार की खोज में वह जो वी चांग से का ब्रदर है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड तक आ गया था। इसके लिए उन्हें वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, जिस कारण से वो विंग को नहीं बता पाए। यह सुनकर लान चैन उन्हें बता देता है कि विंग उन्हीं के पास है और हाँ 2 दिन बाद विंग की शादी है लानवांग जी से। तो उस टाइम वो उन्हें
उनसे मिला देगा। इस तरीके से लैंस चैन मिलते हैं विंग के पेरेंट्स से। इसी तरीके से हंसता खेलता विंग का जो एक फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाता है। और इसी के साथ हमारा फैन फिक्शन यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।